एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे टेरिटोरियल आर्मी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर का क्वेश्चन, जहाँ पे 50 क्वेश्चन आए थे, 50 क्वेश्चन आए थे मैथमेटिक्स के, उनका कंप्लीट एनालिसिस। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट एंड तक जरूर देखना, तभी आपको ये 50 क्वेश्चन का आइडिया हो पाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो आप सारे बच्चे, जो भी बच्चे मेरे इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मुझे यहाँ पे आप क्लास मेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर करो। और ये टेलीग्राम का यहाँ पे चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन करो। मेरी डेली बेसिस के ऊपर फ्री के अंदर अगर आप यहाँ पे मैथ रीजनिंग सीखना चाहते हैं तो वहां पे आके मेरे से सीख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि अगर आप में से कोई बच्चों को नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लो। यहाँ पे आपको वहाँ पे CDS CAPF के मैथ के PYQ वहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा फायदेमंद होंगे आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। ठीक है, तो उस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे गिवन है। उन्होंने ये पूछा हुआ है कि इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 3/5, 2/3, जो कि इसके बीच में हो। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से ऐसे जो हमारे पास यहाँ पे नंबर्स आएंगे जो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। लाइक अगर मैं 3/5 की बात करूं, तो अगर आप 3 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.6। और यहाँ पे 2 को 3 से डिवाइड करोगे, ये कितना आएगा, 0.666, अप टू सॉन ऐसे आएगा। तो यहाँ पर हमें बीच में वैल्यू चाहिए। तो जब आप यहाँ पे इसको डिवाइड करने के बारे में सोचोगे, ये तो आपका 2.1 आ रहा है, 2.1 तो इनके बीच में नहीं है, पहला ऑप्शन तो बाहर हो गया। दूसरा ऑप्शन ये आप देखो, यहाँ पे 15 बाई आपके पास लिखा हुआ है, 15/20 लिखा है, दैट इज इक्वल टू 3/4 एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0.75। ये भी आपका इसके बीच में नहीं आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अगर मैं लास्ट ऑप्शन की बात करूं, ये भी आपका 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन ही एक बचा ना, ये वाला, तो यही इसके बीच में रहा होगा। तो हमें यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं थी, आप इसको बाय ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से इजीली कर सकते थे। ठीक है, आई होप सबको पहला क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है द रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन दैट पॉइंट। ठीक है, इसके बीच में कौन सा यहाँ पे आपके पास जो है वैल्यू आ सकती है। अब आपको यहाँ पे √2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको पूरी वैल्यू नहीं पता कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता होनी चाहिए, √2 जो होता है वो हमारे पास 1.4 समथिंग होता है। ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पे √3 होता है, हमारे पास यहाँ पे √3 जो होता है वो हमारे पास यहाँ पे 1.7 समथिंग होता है, 732। आपको ये सारी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना सा याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू जो ऐसी है जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हो इनके बीच में। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है, इनको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। अब कोई बच्चा यहाँ पर मान लो काफी बेसिक से है, देखो अगर आप डायरेक्ट डिवाइड करना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप में से कोई बच्चा बेसिक से करना चाहता है कि सर मुझे तो डिवाइड करने में, इसको डायरेक्ट में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, कोई बात नहीं, आप ऐसे डिवाइड कर लो, क्या दिक्कत है। अगर आप ऐसे डिवाइड करना चाहते हैं, ऐसे डिवाइड कर लो, ये एक टाइम चला जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 21। और आप सारे बच्चे देखो, यहाँ पर आपके पास पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और यहाँ पे 28 है, 28 है, 28 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं बात बनेगी। ये आपके पास 7 के आसपास मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप इसको यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि इससे आगे नहीं जा सकते हम, इससे पीछे तो रह ही सकते हैं। अगर ये 7 से हमें मल्टीप्लाई करने पे पता चल गया इसके आसपास है, तो आपको रिजल्ट वहीं पे आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ये मल्टीप्लाई करोगे, 6 आएगा, यहाँ पे 5 होगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 196। ये आपके पास 196 आ रहा है। अभी ये 7 से डिवाइड करने पे आपका 196 आ रहा है, तो जब आप इसको यहाँ पे माइनस करोगे कितना आएगा, 4। और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, 1। फिर आप यहाँ पे अभी हमने कितने से डिवाइड किया, 7 से, फिर आप इसको फिर एक जीरो लोगे, फिर एक आप जीरो लोगे, और फिर ये 5 बार चला जाएगा तो 140 आ जाएगा, तो 1.75 आएगा। तो ये नंबर ना आपके पास 1.3 समथिंग होता है, तो ये 1.75 तो यहाँ पे नहीं आ सकता इसके बीच में, तो पहला ऑप्शन तो हो गया बाहर हमारे पास। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन उठा लो, यहाँ पे 56, 56 डिवाइड बाय 35, क्लियर। इसको डिवाइड कर दो, अगर 1 टाइम्स आप करोगे कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 21। फिर आप इसके अंदर पॉइंट लगाओगे, यहाँ पर आपके पास 0 चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 6 के आसपास आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, यहाँ पर आप इसको 35 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 210 ही आएगा, मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 1.6 इसके बीच में आ रहा है, तो यही इसका उत्तर होगा, बात खत्म। बाकी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, जब हमारा एक ही ऑप्शन एग्जिस्ट कर गया तो बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर चलते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास ऐसा नंबर लिखा हुआ है कि हमारे पास ये वाला नंबर है, इसको सिंप्लीफाई करो। देखो जब भी कोई नंबर अपने आप को रिपीट करता है तो उसको आपने डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना होता, यहाँ पे आपने इसको ए बी फॉर्मेट में लिखना होता है। जैसे मैं इस नंबर को लिखूं, ए को मैं अगर ये वाला नंबर मान लूं और बी को यहाँ पर 1.49 का नंबर मान लूं,
तो आप सारे बच्चे देखोगे ये वाला डाटा आपका a का क्यूब माइनस b का क्यूब हो जाएगा, और नीचे देखोगे आपके पास a का स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा फिर a इंटू बी, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास b का स्क्वायर। ये मैंने सिर्फ इसके अंदर यहाँ पर a b की वैल्यू फिल की है, ठीक है। और यहाँ पे आप जब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बैठोगे, जब आप सिंप्लीफाई करने के लिए बैठोगे तो जिन बच्चों को ये नहीं पता, जिन बच्चों को ये नहीं पता वो बच्चे तो याद करेंगे। मैं 1 मिनट लिख दूं पहले, ये वाला डाटा याद रखेंगे, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास इसके बराबर। पहले तो आप इसको याद करोगे, याद करने पे पता चल गया तो ये इससे कट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, a माइनस बी आएगा। a माइनस बी का मतलब इसको इसमें से माइनस ही करना है। जब आप यहाँ पे 5.49 में से माइनस 1.49 करेंगे तो आंसर आएगा, इसको माइनस करेंगे आंसर क्या आएगा 4, ये आपका उत्तर है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर a और b की वैल्यू लास्ट में आप दोबारा से फिल कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पास लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास द नंबर है x, x प्लस 2, x प्लस 4, हमारे पास सारे के सारे प्राइम है, तो बताओ x की वैल्यू क्या रखें, ठीक है। भाई ऑप्शन से पिक कर लो। अगर आप यहाँ पे 3 रखोगे x हमारे पास, तो x प्लस 2 करेंगे, ये कितना हो जाएगा 5, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 4 7, और ये सारे के सारे प्राइम नंबर बन तो रहे हैं, तो मतलब यही ऑप्शन होगा। सर ये वाला ऑप्शन ही रख सकते। अगर आप इसको यहाँ पे रखोगे x की वैल्यू को अगर आप 2 मान लोगे, तो x प्लस 2 कितना हो जाएगा मेरे पास 4 हो जाएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे आप यहाँ 11 के अंदर रखोगे, यहाँ पर 11 है तो 11 प्लस 2 करेंगे 13, तो ठीक है, बट यहाँ पर 11 प्लस 4 करोगे 15, वो भी नहीं है। ऐसे ही आपका ये भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास लिखा है, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 6 आर परफेक्ट स्क्वायर। देखो परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको थोड़ा सा फंक्शन समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पे ध्यान से इसको समझना, तभी आपको थोड़ा क्लियर हो पाएगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे मेरे पास यहाँ पर 2 है, 2 की पावर 2 होगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। मैंने लिखा 3, 3 की पावर 2 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे डिकोड करके चेक करूंगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर ये 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है, ठीक है, 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है। और यहाँ पर इसकी भी पावर अगर मैं 2 लिख दूं और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 लिखूं, तो मैं इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि पावर की पावर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 एंड 1 5। आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 का 2 हो जाएगा, उसकी पावर 3 रख सकते हैं। बात समझ आ रही है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे देखो 2 हमारे पास एक्स्ट्रा है, देखो इससे तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना, ये 2 की पावर 1 आपका परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा ही नहीं। परफेक्ट स्क्वायर तो जब पावर 2 होगी तब बनाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर वाला ये हो गया, परफेक्ट स्क्वायर वाला ये हो गया। और इसका प्राइम फैक्टर इसके सॉरी फैक्टर निकालने के लिए एक हमारे पास फॉर्मेट होता है, जो हमारे पास पावर होती है ना, इसमें हमेशा एक नंबर ऐड कर दिया जाता है। जो हमारे पास पावर होती है इसमें हमेशा एक नंबर ऐड कर दिया जाता है, और इनको कर दिया जाता है मल्टीप्लाई। तो 3/4 करेंगे तो कितने आपके फैक्टर दिखेंगे 12, तो 12 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, और ये फैक्टर आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास यहाँ पे गिवन है, उन्होंने पूछा कि यहाँ पर जो नंबर आएगा x की जगह में क्या आएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, दोनों साइड सबसे पहले क्यूब कर दो। जब आप यहाँ पे भी क्यूब करोगे और यहाँ पे भी आप क्यूब करोगे, तो ये क्यूब आपका क्यूब रूट से कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा x/27 इज इक्वल टू 125 डिवाइड बाई 27, ये इससे कट जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आएगी 125, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, इफ द सम ऑफ द 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज s, यहाँ पर आपके पास सम गिवन है 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का s गिवन है, देन द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर इन टर्म ऑफ s क्या होगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन को अगर मैं बेसिक से पढ़ाऊं, तो बेसिक आपके पास आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर का पता होना चाहिए, उसके शॉर्टकट्स के बारे में पता होना चाहिए कि मिडिल टर्म एवरेज होता है, फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करेंगे तो भी आपके पास एवरेज निकाला जा सकता है। तो ऐसे कंसेप्ट हम बना सकते हैं, ठीक है। बट अगर मैं अभी की बात करूं कि सर अभी कैसे हम डायरेक्ट करेंगे, मान लो आपको बेसिक उसके बारे में नहीं पता, तो सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बारे में याद रखना जरूरी है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो होते हैं वो एक के गैप के होते हैं, एक गैप, दो गैप, तीन गैप, ऐसे वाले, जिसको आप एपी सीरीज भी बोल देते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं पहला नंबर अगर x रखूंगा, दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली एक नंबर ज्यादा होगा, तीसरा नंबर उससे भी एक नंबर ज्यादा, चौथा नंबर एक नंबर ज्यादा, पांचवा नंबर एक नंबर ज्यादा। क्यों? क्योंकि एक एक नंबर को बढ़ाएंगे तभी तो कॉन्जिक्यूटिव बनेंगे। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है गैप एक एक का होता है। और सबका जो हमारे पास यहाँ पे सम है, सबका हमारे पास यहाँ पे जो सम है वो आपके पास गिवन है यहाँ पर s, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन वालों ने, सबका सम है s के बराबर। क्या पूछा है उसने? लार्जेस्ट नंबर पूछा है। लार्जेस्ट नंबर क्या है हमारे पास? x प्लस 4 है, तो x प्लस 4 पूछा हुआ है। अब यहाँ पे सारे बच्चे खुद बताओ, यहाँ से क्या मैं x की वैल्यू ना निकाल लूँ s की फॉर्मेट के अंदर?
तो हम इनको ऐड करेंगे, कितना आएगा 5x, और यहाँ पे ऐड करेंगे ये आएगा 10 विच इज इक्वल टू s, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी s माइनस 10 डिवाइड बाई 5। क्लियर? और ये वाली s की वैल्यू यहाँ पे रख दो, ये कितना आ जाएगा s माइनस 10 डिवाइड बाई 5 प्लस 4। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ जाएगा s, ये आपके पास 20 ऐड कर लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन, ये आपका उत्तर है। मतलब अगर आपने लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो यही होगा लार्जेस्ट नंबर, और x की डिमांड होगी, यहाँ पे x क्या होगा, x हमने यहाँ से निकाल लिया s की फॉर्मेट में। मतलब अगर आपको कॉन्जुगेटिव नंबर पता है तो ये क्वेश्चन आसान है आपके लिए। क्या क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, एक नंबर है हमारे पास, वो एज मच एज ग्रेटर है 36 से और उतना ही यहाँ पे कम है 86 से, तो बताओ नंबर क्या होगा। ठीक है, देखो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट तो है, दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड कर लो। यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 112, 122 आ रहा है क्या? हाँ 122 आ रहा है, और इसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो ये नंबर होगा 61, ये आपका उत्तर। बट आप इतनी शॉर्टकट याद कहाँ से रखोगे पेपर के लिए, पंगा उसके लिए तो आपको इस क्वेश्चन को बेसिक से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो नंबर आपके पास ग्रेटर है 36 से, मान लो यहाँ पर वो x होगा। 36 से अगर मैं x नंबर यहाँ पे ग्रेटर कर दूं, 36 से कोई नंबर मैं बढ़ा दूं, वो उतना ही नंबर बन जाता है जब मैं 86 में से उसी नंबर को यहाँ से माइनस कर देता हूँ। यही इस क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाया जा रहा है। अब यहाँ से इस x को इधर ले आओगे, कितना आएगा 2x आ जाएगा, और 36 में से इसको आप माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा 86 माइनस 36। यहाँ से आप चेक कर लोगे 86 किसके बराबर आ जाएगा, ये जब आप माइनस करोगे कितना आ जाएगा मेरे पास 50, और x की वैल्यू कितनी आ रही है 25। अगर मैं यहाँ पर 36 के अंदर यहाँ पे 25 को ऐड कर दूं, 36 के अंदर 25 को ऐड कर दूं तो नंबर 61 आएगा, यही उन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, आई होप सब बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलता है, क्वेश्चन नंबर 9। 9 हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर एचसीएफ एलसीएम से। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आपके पास गिवन है 90 टाइम्स ऑफ द एचसीएफ, मतलब एलसीएम रेशियो एचसीएफ अगर बनाऊंगा तो ये 1 होगा तो ये 90 होगा, ये इनकी रेशियो गिवन है। ठीक है, सम ऑफ एलसीएम एचसीएफ आपके पास गिवन है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एलसीएम प्लस एचसीएफ की, तो इनका सम आपके पास यहाँ पर ये गिवन है। ठीक है, उन्होंने बोला एक नंबर अगर इतना है तो बताओ सेकंड नंबर क्या होगा। आप सारे बच्चे बताओ, आपको इतना तो पता ही होगा, अगर रेशियो है तो यहाँ पर एक एक्स तो होगा ही होगा, क्योंकि एक्स एक्स कट जाएंगे 90 और एक फिर से बन जाएगा। तो यहाँ पर इनको उठा के लिख दो, यहाँ पे क्या दिक्कत है, 90x प्लस 1x दैट इज इक्वल टू 1456, और यहाँ पे जब आप इनको ऐड करोगे कितना आ जाएगा 91x दैट इज इक्वल टू 1456। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी डायरेक्ट। अब कई बच्चे यहाँ पे ना कैलकुलेशन में सर 91 का टेबल, भाई 91 का टेबल नहीं पढ़ो रहा, आप 7 का पढ़ लो, 13 का पढ़ लो। यहाँ पे 7 के टेबल के ऊपर कट कर लो, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 208 आ रहा है। फिर आप 13 के टेबल पे कट कर लो, 13 के टेबल पे कट करोगे कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे 13, और 78 कितना आ जाएगा 6 टाइम आ जाएगा, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू 16 है तो यहाँ पे रख दो दोबारा से, तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 90 इंटू 16, और एचसीएफ क्या हो जाएगा 16 सिर्फ। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूले की, जो बच्चों को नहीं पता है, एचसीएफ इंटू एक्सीएम एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये फॉर्मूला नहीं याद तो याद कर लो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 90 इंटू 16, और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर एचसीएफ करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है, तो यहाँ पर एक नंबर तो 160 दे ही रखा है इन्होंने, दूसरा नंबर हमें पता नहीं है, वो निकाल लेंगे हम। अब यहाँ पे एक जीरो से आपके पास ये जीरो कट गई, 16 से आपके पास 16 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 इंटू 16। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका उत्तर यहाँ पे 144 दिखेगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था, और बाकी आपका रेशियो का कंसेप्ट है जो कि एक बेसिक कंसेप्ट है, उसी से क्वेश्चन बन जाएगा अगर आपको ये पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। देखो जब स्क्वायर रूट की बात हो रही है तो आप यहाँ पे सीधा स्क्वायर रूट कर दो। स्क्वायर रूट करने से पहले आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 324 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाय 64 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1296 डिवाइड बाय 10, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो इतनी जीरो नीचे आ जाएंगी, उतनी जीरो नीचे आ जाएंगी, ये तो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। ठीक है कि नहीं, ये आपने पॉइंट जो है ये आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, ये आपके पास आएगा, और इसका क्या करेंगे हम यहाँ पे स्क्वायर रूट करेंगे। अब यहाँ पे देखो 3 से 3 जीरो कटी, यहाँ पर ये 3 जीरो से कट गई, तो क्वेश्चन आसान हो गया। अगर मैं कट करने के ऊपर और भी आऊं तो कट और भी कुछ हो रहा होगा यहाँ पे, बट हमें मान लो अभी मैं अगर अभी की बात करूं, देखो ये 36 है, 36 इससे सीधा कट रहा है। ठीक है, 64 भी इससे कट रहा है,
बट अगर कट करने पे आएंगे तो सीधा कट कर सकते हैं, बट अगर नहीं भी करना तो ये फेमस आपके स्केयर है। मैं हर बार अपनी क्लास में कहता हूँ कि आपको कम से कम नहीं तो 20 तक स्केयर तो आने ही चाहिए, मिनिमम से मिनिमम। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये किसका स्केयर दिख रहा है आपको यहाँ पर, देखो अगर मैं आपको 20 का स्केयर की बात करूं, 20 का स्केयर 400 होगा, 400 से थोड़ा कम है तो ये 18 के आसपास होगा, ये 18 का स्केयर होगा। और 64 का स्केयर रूट 8 और 1296 का स्केयर रूट 36 डिवाइड बाय 729 का स्केयर रूट 27, 1024 का स्केयर रूट 32 आएगा, और यहाँ पे 36 का स्केयर रूट 6 आएगा। 6 से कट कर देंगे 6 बार चला जाएगा, ये इससे कट करोगे 4 टाइम चला जाएगा, और ये इससे कर दोगे 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये इससे कट करोगे यहाँ पे 9 टाइम हो जाएगा, 9 इससे कट करोगे 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 इससे कट करोगे 1 टाइम्स आएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का उत्तर। आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई बच्चे बोलेंगे सर डायरेक्ट डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो जीरो कट करने से ना हमारा पॉइंटों वाला लॉजिक क्लियर हो जाता है, तो पॉइंटों में दिक्कत नहीं आती। बाकी आप डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट करके भी यहाँ पे लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। 11 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा कि यहाँ पर जो ये हमारे पास ये वैल्यू है, इसकी जो डुप्लीकेट रेशियो है वो कौन सी होगी। ठीक है, देखो ये रेशियो के लिए आपको समझना पड़ेगा। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर ए रेशियो बी है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूं तो इस स्क्वायर को कट करेंगे, रेशियो आपकी वही बन जाती है। तो मैं यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर कर दूंगा यहाँ पे, तो ये स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2, 2 इंटू 4 करेंगे 8, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे 9 इंटू 5 करेंगे 45। तो ये रेशियो आपकी डुप्लीकेट बनेगी, इसकी ये वाला ऑप्शन ये आपका सही है। ठीक है, मतलब जो भी रेशियो है स्क्वायर करने पे आपका वही रिजल्ट रहता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को चेक कर लेते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें ए की वैल्यू पूछी जा रही है। देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको दो फॉर्मूले पता होने चाहिए। एक तो है लॉग, अगर यहाँ पर m की पावर n हो और बेस हमारे पास ए हो तो n को हम यहाँ पे आगे लिख लेंगे और इसको log m लिख सकते हैं। बेस को ए रहना है, बेस को नहीं छेड़ना हमने। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला ये पता होना चाहिए, अगर हमारे पास log बेस m इंटू एन हो या फिर एल एम, कोई भी नंबर जितने मर्जी हो सकते हैं, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है इन दोनों को ऐड कर देना। ठीक है, इन दोनों को अलग से यहाँ पर ऐड कर देना, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, और भी इसके अंदर कंसेप्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। तो इसको यहाँ पर करने के लिए मुझे एक चीज दिख रही है कि यहाँ पर ये लॉग ए ना हमारे पास 2 की पावर 2 है, और यहाँ पर आप चेक करोगे लॉग ए जो हमारे पास 2 की पावर 4 है, और लॉग हमारे पास ए जो है यहाँ पे 2 की पावर यहाँ पे 4 है, और ये आपके पास 6 आएगा इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे पावर 2 है तो पावर 2 को आगे ले आएंगे तो हमारे पास यहाँ पर log a 2 हो जाएगा, यहाँ पर पावर को आगे ले आएंगे log a 2 हो जाएगा, यही वाला फॉर्मूला। ठीक है, log इसके अंदर 6 को आगे ले आएंगे तो log a हमारे पास 2 होगा, दैट इज इक्वल टू 12। और इसमें से 2 को यहाँ पर आप देखो सारे बच्चे log 2 को बाहर निकाल लो, log 2a को कॉमन निकालोगे तो 2 4 6 एंड 6 12। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये वाला डाटा जो है मेरे पास यहाँ पे ये आएगा 12 ऑफ log a 2 दैट इज इक्वल टू 12। तो ये 12 से 12 कट जाएगा हमारे पास, 12 से 12 कटने के बाद आपके पास log a 2 आएगा, दैट इज इक्वल टू 1। देखो ये 1 का तभी पॉसिबिलिटी है अगर बेस हमारा सेम हो, अगर हमारे पास a और a यहाँ पे हो ना तो इसका आंसर 1 होता है। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 रखना पड़ेगा, इसका मतलब a की वैल्यू मुझे 2 रखनी पड़ सकती है, तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर होना चाहिए। क्लियर है कहानी? आई होप सबको ये क्वेश्चन एंड कंसेप्ट समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे हम आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। देखो इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम ए बी को फ्रैक्शन वाइज मतलब इसकी वैल्यू को सॉल्व करें। ठीक है, दूसरा तरीका हो सकता है हम इसको डायरेक्ट इसको फॉर्मूले अप्रोच लगा सकते हैं। ठीक है, बट अगर फॉर्मूला अप्रोच काफी बच्चों को मुझे लगता है कि फॉर्मूला सिखाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो आप इसको डायरेक्ट भी सिंप्लीफाई कर सकते थे। ठीक है, इसको करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ये लिखना होगा a माइनस बी डिवाइड बाय क्या आएगा a प्लस बी, दैट इज इक्वल टू 1 बाय 5। यहाँ पे हम सी एन डी रूल भी लगा के सीधा आंसर ले सकते हैं, यहाँ पे कि सीधा का सीधा आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2, हम सीधा भी लिख सकते हैं सी एन डी रूल। ठीक है, बट अगर वो रूल नहीं आता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, तो 5a माइनस 5b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास a प्लस बी, और यहाँ पे क्या आएगा 4a इज इक्वल टू 6b, और यहाँ पर a डिवाइड बाय अगर मैं b लिखूंगा ये कितना आएगा 6/4 आ जाएगा, यहाँ पर b इधर आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 4 आपका इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपकी सीएनडी रूल से सीधा भी दिख रही है, सीएनडी रूल से सीधा का सीधा रिजल्ट ये आ सकता है, बट आप जब इसको कट करोगे तो ये कितना आएगा 3/2। इट मीन जो रेशियो हमारे पास आएगी वो 3/2 की आएगी। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं a रेशियो b की बात करूंगा तो a अगर 3 होगा तो ये मेरे पास 2 होगा। ठीक है, इनको यहाँ पे अप्लाई कर दो। अब कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर यहाँ पे रेशियो है तो यहाँ पे एक्स एक्स नहीं होगा, अगर आप यहाँ पे एक्स एक्स रखोगे वो तो कट ही गया,
अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे ये तो 3/2 आया, तो सर यहाँ पे x नहीं होगा। अगर यहाँ पे भी तुम x लेना चाहते हो ले भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप x रखोगे तो भी आपका आंसर सही आएगा, नहीं भी रखोगे तो भी आंसर ठीक आएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू आप 3x ले लो और b की वैल्यू 2x ले लो, यहाँ पे डाल दो। यहाँ पर a का स्क्वायर है तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 2x का स्क्वायर रेशो 3x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपके पास b का स्क्वायर है तो यहाँ पे आएगा 2x का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा मेरे पास 9x स्क्वायर 4x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। इनको ऐड करोगे 9 और 4 13x का स्क्वायर। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा 5 और 13 आएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, 5 और 13 यहाँ से बन के आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 14 अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर काफी बार मैंने देखा है ऐसे स्टूडेंट जो कई बार होते हैं जो इनको यहाँ पर k की वैल्यू मानकर इसकी वैल्यू को स्टार्ट कर देते हैं सिंप्लीफाई करना। ठीक है, 3 इक्वेशन बनेगी, 3 इक्वेशन से आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप 2 इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं x और y की वैल्यू। ठीक है, बट आप सारे बच्चे ध्यान रखो, अगर हमें ये वैल्यू ना भी लेनी पड़े, हमें यहाँ पे इक्वेशन ना भी बनानी पड़े, क्या हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ट्राई नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में आप चेक करोगे x और y की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है। जब दोनों की दोनों वैल्यू गिवन है तो दोनों की दोनों हम यहाँ पे डाल के इसको बराबर चेक कर लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन देखो, हमारे पास x 2 है तो यहाँ पे अगर आप 2 रखोगे कितना हो जाएगा 6, x 3 इंटू 2 6। y हमारे पास 1 है, y रखोगे यहाँ पर कितना होएगा -1 + 1 डिवाइड बाई 3। तो ये कट जाएगा मेरे पास, ये कट जाएगा तो ये 2 आएगा। यहाँ पे भी आप इसी वैल्यू को अप्लाई कर दो, ये कितना आएगा 2 इंटू 2 प्लस y कितना आएगा 1 + 2 और डिवाइड बाई कितना आएगा 5। ये तो दूर सी दिख रहा है कि यहाँ हमारे पास 5 और 7/5 आ रहा है, 7/5 इसके बराबर नहीं आया तो मतलब आंसर गलत है पहले वाला। मतलब ये इक्वल भी आना चाहिए ना। जैसे आप सारे बच्चे सेकंड ऑप्शन को ट्राई करके देखो, जब मैं यहाँ पे 1 रखूंगा, सारे बच्चे देखो यहाँ पे मैं 1 और यहाँ पे मैं 1 रखूंगा, 1 से 1 कट गया, 3 से 3 कट जाएगा तो ये 1 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा, यहाँ पे 1 रखूंगा तो ये 2 इंटू 1 करेंगे 2 एंड 1 3, 3 एंड 2 5। ये आपका 5/5 हो जाएगा, 5 और 5 कट के 1 आएगा। यहाँ पर भी 1 रख सकते हैं, यहाँ पे 2 इंटू 1 करेंगे 3, 2 इंटू 1 करेंगे यहाँ पे 2 और ये आपका 6 आ रहा है, 6 ऐड कर डिवाइड करने पे ये भी 1 आ रहा है। तो ये आपका इक्वल टू आ रहा है कौन से ऑप्शन से? सेकंड ऑप्शन से। तो सेकंड इस क्वेश्चन का उत्तर सही है। क्लियर, आप आए ऑप्शन से इस क्वेश्चन को जल्दी टैकल कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास लिखा है कि हमारे पास यहाँ पे 3 ट्रैफिक लाइट है, चेंज हो रही है यहाँ पे 36, 42, 72 सेकंड के बाद। तो बताओ यहाँ पर ये एक साथ कब ब्लिंक करेंगी टुगेदर? जब भी ब्लिंकिंग टुगेदर की बात होती है तो याद रखें हमेशा एलसीएम लेना होता है आपने, और इसके अंदर कुछ भी नहीं करना होता। ठीक है एलसीएम कैसे ले सकते हैं आप आसानी से? अब काफी बच्चों ने तो इस एलसीएम को ऐसे किया होगा, बचपन से आप ऐसे करते आ रहे हैं, तो कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं कि आप इसको ऐसे मत करें, आप इसको ऐसे ही करो। क्योंकि आपको जो चीज पहले आती है उससे अगर आंसर जल्दी आ रहा है तो हमें शॉर्टकट वॉर्टकट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इन क्वेश्चन में। ठीक है, वैसे एलसीएम आप सबसे बड़ा नंबर का मल्टीपल चेक करके भी कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप 6 से सबसे पहले डिवाइड कर लो, ये कितना आएगा 6, 7 और ये कितना आ जाएगा 12। फिर आप इसको यहाँ पे देखो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3, 7 और 6। फिर आप इसको यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लो, 3, 7 और 3। फिर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1, 7, 1। फिर आप 7 से चेक करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा। तो आपने देखा सबसे पहले मैंने 6 ले लिया था क्योंकि सबका वो कॉमन था, आप ले भी सकते हैं, नहीं तो आप 2 से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इन सबको आपने प्रोडक्ट करना होता है, ये आपके पास यहाँ पे एलसीएम निकल के आ जाएगा और इनको आपने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। अब काफी बच्चे मल्टीप्लाई करके बहुत जल्दी आंसर ले लेते हैं, काफी बच्चे इसको मल्टीप्लाई नहीं भी कर पाते। ठीक है, बट आप चेक करो ऑप्शन में आपके पास मिनट दे रखे हैं, ऑप्शन में आपके पास क्या दे रखा है मिनट। तो आपका जो भी आंसर आएगा आपको उसको 60 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी तो मिनट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये तो सेकंड में आया होगा, ये सेकंड में आया होगा। मिनट के लिए आपको 60 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 6 आप इससे कट कर दो, आसान हो गया थोड़ा सा क्वेश्चन। अगर आपने 10 को करना है कर सकते हैं, नहीं भी करना है तो भी कोई बात नहीं है, बट अभी के लिए कट कर लो। यहाँ पर 5 कर लो, यहाँ पे आपके पास ये आ गया। तो ये कितना हो गया मेरे पास यहाँ पे 6 और 7, 6 और 7 42, 42/5, 42/5 आएगा। इसको लिख सकते हैं हम 8 मिनट, 2/5 ऑफ ए मिनट, 2/5 ऑफ ए मिनट। मिनट को मल्टीप्लाई बाय 60 करके सेकंड करेंगे, कट करेंगे 12, 12 इंटू 2 करेंगे 24। तो यहाँ पर क्या आएगा 8 मिनट 24 सेकंड, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर इस कहानी को एक बार फिर से, 42/5 आएगा तो इसको लिख सकते हैं आप 8 2/5 मिनट।
और इसका मतलब क्या होता है, 8 मिनट तो कंप्लीट हो गए। जो आपके पास यहाँ पे 2/5 मिनट है ना, इसको मल्टीप्लाई बाय 60 करके सेकंड में कन्वर्ट कर लो। 12, 2 इंटू 12 करेंगे 24, तो 8/24 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 16 दे रखा है हमारे पास, द एज ऑफ ए एक्स इज 6 टाइम दैट ऑफ वाई। हमारे पास यहाँ पर एक्स है, रेशियो वाई है, ये इसका 6 टाइम है तो 6:1 होगा। आफ्टर 4 ईयर जो है एक्स की जो एज है वो 4 ईयर्स एल्डर है। यहाँ पे 4 टाइम्स एल्डर है किससे, वाई से, तो यहाँ पर 4 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पे, कब, 4 साल के बाद। तो क्या पूछा जा रहा है कि वाई की उम्र बताओ प्रेजेंटली कितनी है। या तो भाई ऑप्शन से ही 10 ट्रायल कर लेते तो और भी आसानी से कवर कर लेते कि मान लो वाई हमारे पास 4 ही है, 4 ऑप्शन यहाँ पे रख लो, क्वेश्चन को वेरीफाई कर लो, उससे आंसर बड़ा जल्दी आ जाएगा। अगर नहीं पर उससे नहीं करना तो आप इसके साथ एक एक्स मल्टीप्लाई कर लो, इसके साथ एक वाई मल्टीप्लाई कर लो, और हर एक बच्चे को ये पता होना चाहिए कि ये आपके पास 6x/1x होगा। और यहाँ पे 4 साल बाद की बात हो रही है तो आफ्टर 4 ईयर है तो 4 साल यहाँ पे दोनों को ऐड कर दो, तो रेशियो आपके पास यहाँ पे 4/1 हो जाएगी। वो बात अलग है, यहाँ पे 1 और 1 तो वाई और वाई तो कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 6x + 4 = 4x + 16। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x = 12 एंड x = 6। इफ x = 6 आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे y के साथ, हमारे पास यहाँ पे y आपके पास 1x है, इस x को यहाँ पे रखोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, y हमारे पास 6 साल का। और ये उसके पास है कौन सी उम्र, अगर आपके पास मैं वैसे बोल दूं, अगर मैं आपको वैसे बोल दूं कि यार आपकी उम्र कितनी है, आप बोलोगे यार मेरी उम्र 20 साल है, मेरी उम्र 25 साल है, तो आप नॉर्मली बोलोगे, आप ऐसे थोड़ी बोलोगे 5 साल के बाद इतनी है। तो जो आपके पास कभी भी ये वाला ऐसे पॉइंट लिखा होता है ना कि एज जो एक्स है 4 टाइम्स ऑफ वाई है, इट मीन बाय डिफॉल्ट ये आपकी प्रेजेंट एज ही गिवन है। और यही इसीलिए मैंने यहाँ पर आपकी वाई की वैल्यू ये निकाली है, और यही आपकी प्रेजेंट है, तो 6 आपके पास उत्तर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास है, 1 ईयर अगो द रेशियो ऑफ रोहित एंड साहिल। एक साल पहले जो है रोहित एंड साहिल की उम्र जो रेशियो है वो हमारे पास 6 और 7 है। 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ रेशियो आपके पास 7 और 8 है। तो बताओ ओल्ड साहिल कितना ओल्ड है। ठीक है, अगर साहिल ओल्ड कितना है तो बाय डिफॉल्ट उसकी प्रेजेंट एज की बात की गई है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आप सारे बच्चे खुद चेक करो, यहाँ पे मैं रोहित लिखूं, यहाँ पे साहिल लिखूं, इसकी रेशियो ना 6:7 है, और इनकी रेशियो है 7:8। ठीक है, ये हमारे पास है 1 ईयर अगो, और ये मेरे पास है 4 ईयर हेंस, 4 ईयर हेंस। ठीक है, आफ्टर भी आप बोल सकते हैं। अब सिंपल एक चीज मुझे बताओ यहाँ पे कि अगर इसके बीच का गैप 1 है और इसके बीच का गैप 1 है, अगर ये गैप बराबर है तो हमारे पास एक शॉर्टकट है। वैसे तो अगर गैप बराबर नहीं होता, बराबर करके हम बना लेते हैं शॉर्टकट, बट मैं उस शॉर्टकट को प्रेफर नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे बेहतर हम सीधा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर गैप ये बराबर बाय डिफॉल्ट पहले ही दिख रहा है, तो आप सीधा चेक करो, यहाँ से ये वाला नंबर यहाँ तक आते आते कितना नंबर बढ़ गया, एक नंबर बढ़ गया। कब, जब गैप बराबर है तब। और एक्चुअली में कितना नंबर बढ़ा है भाई, 1 साल पहले और 4 साल बाद, तो 5 साल का गैप हो गया। तो ये एक की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 5 होगी। अगर एक की वैल्यू 5 है तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 35। अगर एक की वैल्यू 5 है तो 7 की वैल्यू 35 होगी। 35 कब होगी, जब वो 1 साल पहले की बात कर रहे हैं साहिल की। तो अभी प्रेजेंटली 1 साल इसमें ऐड कर दोगे तो साहिल अभी का यहाँ पे 36 ईयर का होगा, ये इसका उत्तर है। ठीक है, अगर कोई बच्चा इसको बेसिक से करना चाहता है तो आप ऐसे लिखकर भी कर सकते हैं, 6x/7x, क्योंकि एक तो x यहाँ पे होगा ही होगा, और यहाँ पर आपने देखना है कि 5 साल का इंक्रीमेंट करो दोनों की उम्र के अंदर, तो रेशियो आपके पास 7 और 8 बन जाएगी। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू 5 निकल के आएगी। और यहाँ पे आपके पास साहिल हमारे पास कितना है, 7x, तो यहाँ पे आप 7 × 5 करेंगे तो हमारे पास जो साहिल है उसकी उम्र आएगी 35। बट कब, 1 साल पहले, तो 1 साल बाद कितने का हो जाएगा, प्रेजेंटली वो 36 साल का होगा, तो इसका उत्तर फिर भी ये आएगा। आप ऐसे करें या ऐसे करें वो आपकी मर्जी है, बट मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो मैं आपको बोलूंगा कि ये चीज को आपने कर लेना है, इससे आपके काफी क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, बट अगर गैप सेम दिख रहा है तो आप ये भी लगा सकते हैं, आंसर जल्दी आ जाएगा, बट प्रेफर मैं ये करूंगा हमेशा। ठीक है, इसका रीजन है क्योंकि कई बार यहाँ पे एज के अंदर ऐड और माइनस भी हो जाता है, तो ये शॉर्टकट आपका गलत गलत हो जाता है वहां पे। फिर यहाँ पर अगर आपको ऐड माइनस पता है तो आप ऐड माइनस कर लोगे, ये प्रोसेस तो यूनिवर्सल है रेशियो वाला तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास है, फ्रैक्शन बिकम 2/3 इफ 1 इज एडेड टू बोथ ऑफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। सेम फ्रैक्शन बिकम 1/2 इफ 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन इज।
यहाँ पर आप फ्रैक्शन ले लो x और y। अगर यहाँ पे इसके अंदर मैं एक नंबर ऐड कर दूं दोनों में, ध्यान रखो मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, अगर मैं दोनों में एक नंबर ऐड कर दूं, एक नंबर यहाँ पे और एक नंबर यहाँ पे, तो फ्रैक्शन हमारी 2/3 हो जाती है। और अगर दोनों में से एक एक नंबर मैं यहाँ पे माइनस कर दूं तो फ्रैक्शन मेरी 1/2 हो जाती है। तो बताओ यहाँ पर x और y कौन सा नंबर आएगा? तो आप इसको सिंप्लीफाई करके आंसर कवर कर सकते हैं। बट आप एक चीज बताओ, यहाँ पर आप इसको बाय ऑप्शन से भी तो कवर कर सकते हैं ना। अगर मैं बाय ऑप्शन पहला ऑप्शन उठा लूं 4 एंड 5 है, इसके अंदर एक एक ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 5 और 8। यार 5 और 8 हमारा 2 और 3 तो नहीं बना, ये ऑप्शन तो गलत है। एक नंबर इसको दे दो, एक नंबर इसको दे दो, ये मेरे पास कितना हो गया, ये 4 और 6 हो गया, ये इसको कट करोगे ये आपका 2/3 बन जाएगा, ठीक है। और एक नंबर माइनस कर लो, एक नंबर माइनस कर लो, एक एक नंबर माइनस करने से 2 और 3 बन रहा है, फिर ये 1 और 2 नहीं बना, ये भी गलत है। फिर इसमें चेक कर लो, एक नंबर ऐड कर लो, एक नंबर यहाँ पे अच्छा ये गलत ये था, यहाँ पे 5 आएगा यार एक नंबर ऐड करने पे, ये पहली गलत हो गया था, ये भी फॉलो नहीं किया इसने, ठीक है। आप सारे सारे बच्चे खुद ट्राई करो यहाँ पे, अगर आप इसके अंदर एक नंबर ऐड करोगे, एक नंबर ऐड करोगे, ये कितना हो जाएगा 4 एंड 6, और कट करेंगे कितना आएगा 2 और 3, ठीक है क्या नहीं। अब इसमें अगर एक नंबर माइनस करोगे ये कितना हो जाएगा 2 एंड 4, कट करोगे 1 और 2 आ रहा है, तो बिल्कुल ये फॉलो कर रहा है, तो ये आपका उत्तर है। इससे आपका काफी टाइम बच गया अगर फ्रैक्शन को सीधे ही कंपेयर करें हम, ठीक है। क्वेश्चन आपका तब ट्रिकी हो जाएगा अगर उन्होंने ये बोल दिया कि यार y की वैल्यू बताओ, अब y की वैल्यू बताओ 5 ऐड करने के बाद कितनी होगी, तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, बट आप उसको भी बाय ऑप्शन से हिट एंड ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को चेक करते हैं। मैन सोल्ड 2 हाउस ऑफ दिस रुपीज, on one he occurred a loss of 10% while other transaction he gained a 10%, find the overall transaction profit and loss, ठीक है। देखो जब भी आपके पास कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा आए, ध्यान रखना, इसको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसने किया सोल्ड यहाँ पे दोनों को इतने का ईच, इसका मतलब क्या होगा, जो हमारे पास आइटम ए होगी और बी होगी, इसका सीपी होगा, इसका एसपी होगा, बट इसका एसपी जो भी होगा वो इसके बराबर आएगा, क्योंकि ईच की बात समझना आपने, ईच का मतलब होता है एसपी मस्ट बी सेम। अगर एसपी सेम है तो मैं यहाँ पे 10% लॉस और गेन करूंगा, तो काफी यहाँ पे आपको थोड़ा हो सकता है समझने में थोड़ा टाइम लगे, बट अगर मैं यहाँ पे आपको सिंपल बोलूँ कि यार सीपी मेरा 100 रुपये है, इसका मान लो सर इसका भी सीपी 100 रुपये, हाँ मान लो सीपी 100 रुपये है, ये 10% गेन करेगा तो 110 होगा, ये 10% लॉस करेगा 99 का होगा, सॉरी 99 का नहीं, 10% करेगा तो ये 90 का होगा, ठीक है। कई बार बच्चे इतना नहीं करके सोच लेते हैं कि सर इतना आंसर आ गया, इस कंडीशन में सीपी हमने बराबर किया 100 मान के, इस क्वेश्चन में एसपी को बराबर करना था। अगर एसपी बराबर करेंगे तो क्वेश्चन आपका चेंज हो चुका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर याद रखना आपने हमेशा, इसका आंसर क्या आएगा, जितना हमने गेन किया है, जितना लॉस किया है, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 100 करेंगे, और आपके पास आएगा यहाँ पे 1%, और ये हमेशा ही माइनस में आता है, और ये हमेशा ही आपका डिक्रीज होता है, इसका मतलब है हमेशा ही लॉस होता है, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास यहाँ पे गिवन है, इनकम ऑफ ए बी आपके पास गिवन है, उनका यहाँ पर एनुअली एक्सपेंस गिवन है और सेविंग गिवन है, तो बताओ ए की इनकम क्या होगी, ठीक है। जितनी भी ए की इनकम होगी तो इसका मल्टीपल होगा, तो 4 का मल्टीपल ढूंढ ले हम, सारी 4 के मल्टीपल है। फिर आप इसको ऐसे कवर करने के लिए आप ध्यान रखना, अगर मैं आपको बोलूँ यार इनकम क्या होती है, या तो आप बैंक बैलेंस बनाओगे, अपनी इनकम से सेविंग करोगे, या फिर आप यहाँ पे खर्चा करोगे, एक्सपेंडिचर करोगे, और इनकम का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इनकम या तो बैंक में सेव होगा या फिर आप खर्चा करवाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इनकम में से सेविंग को बाहर कर दूं तो अब बताओ एक्सपेंडिचर आ जाएगा, और यहाँ पे इनकम के साथ एक्स एक्स तो होगा ही होगा, तो मैं इस वाले पॉइंट को यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि ये 4x मैंने लिख लिया और 3x लिख लिया, इनकम तो लिखा ही लिखा, इसमें से सेविंग को बाहर कर दिया, सेविंग कितनी आ रही है यहाँ पे 60 के, तो मैं यहाँ पे इसको 60,000 लिख लेता हूँ, यहाँ पर भी इसकी 60,000 लिख लेता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर सेविंग कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, सॉरी एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3:2, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3/2। सर यहाँ पे भी एक्स मल्टीप्लाई होगा, चाहे एक्स मल्टीप्लाई हो वाई मल्टीप्लाई हो, वो कट जाएगा तो कोई वैल्यू नहीं रहती उसकी, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8x, यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 120 और साथ में 3 जीरो, यहाँ पे कितना आएगा 9x माइनस यहाँ पे कितना आएगा 180 और इसमें साथ 3 जीरो, ठीक है। इन दोनों को रिप्लेस करोगे, उसको उधर लेकर आ जाओगे, इसको इधर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60,000 मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगी, ठीक है। क्या पूछा है उन्होंने, इनकम ऑफ ए पूछा हुआ है, तो इनकम ऑफ है ये हमारे पास है कितनी यहाँ पे 4x, तो यहाँ पे इनकम ऑफ है ए कितनी है हमारे पास 4x, तो 4 के साथ इस x को मल्टीप्लाई कर लेंगे हमारे पास यहाँ पे, तो इनकम ऑफ ए निकल के आ जाएगा मेरे पास कितना आएगा 240, साथ में 3 जीरो, तो ये मेरे पास ए की इनकम आएगी, तो ए ऑप्शन आपका सही है।
हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में, अभी मैंने पिछले कंसेप्ट में बताया था कि इस क्वेश्चन को ऐसे करने के बजाय जब आपका गैप एक एक का हो तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हो सकता है किसी ना किसी बच्चे के वो कहानी दिमाग में आए, क्या कि इनका गैप एक है और इनका गैप एक है, तो यहाँ पर गैप कितना आएगा, हमारे पास एक आएगा और एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 60,000। अगर एक की वैल्यू 60,000 है तो चार की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 240 000। ये आपके पास इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ठीक है। बट अगेन जब यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी तो आप इस सब फॉर्मेट से जा सकते हैं, नहीं तो ये फॉर्मेट तो है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन के अंदर लिखा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ए बॉय टू रन अराउंड ए स्क्वायर फील्ड ऑफ एरिया 25 हेक्टर एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। देखो आपके पास ये समझना पड़ेगा, उसने ये पूछा है कि एक बॉय है, उसने यहाँ पे दौड़ना शुरू करना है अराउंड ए स्क्वायर। स्क्वायर का आपको ये पता होना चाहिए, स्क्वायर हमारे पास कुछ ऐसी होती है, ठीक है। और यहाँ पे इसका एरिया जो हमारे पास है, यहाँ पर इसका एरिया जो है वो 25 हेक्टर का है। अगर आपको नहीं पता, स्क्वायर की साइड बराबर होती है और इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 25 है तो साइड मेरे पास यहाँ पर 5 होगी, साइड मेरे पास यहाँ पे 5 होगी। अगर साइड मेरे पास यहाँ पे 5 आएगी, ए मेरे पास यहाँ पर 5 आएगा, तो आप सिंपल देखो, अगर हमने यहाँ पर ए भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो टोटल कितना इसको दौड़ना पड़ेगा 4 है। इसको पेरीमीटर बोल देते हैं, वही दौड़ना पड़ेगा इसको यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 5 तो कितना दौड़ना पड़ेगा 20। और अगर 10 की स्पीड से मैं इसको 20 किलोमीटर भागने को बोल दूं कि यार 20 किलोमीटर तुमने जाना है यहाँ पे, 20 सॉरी किलोमीटर नहीं, दैट इज ए हेक्टर, 20 हेक्टर जाना है तुमने 10 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग, तो बताओ तुम्हें कितना टाइम लगेगा। यहाँ पर ये कट जाएगा तो ये मेरे पास आएगा 2 हेक्टर डिवाइड बाई किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ आवर। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ठीक है। अब कहानी ये है कि आपको हेक्टर को कन्वर्ट करना आना चाहिए, कितना होगा। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे हेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैं एक हेक्टर की बात करूं तो एक हेक्टर मेरे पास यहाँ पर होता है 500 मीटर के बराबर। सर मैंने मीटर में क्यों कन्वर्ट किया, अभी ध्यान रखो। अगर मैं यहाँ पर एक हेक्टर की बात करूं, एक हेक्टर 500 मीटर के बराबर होगा, तो आप सिंपल यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 2 हेक्टर मेरे पास एक हेक्टर हमारा 100 मीटर के बराबर होगा, ठीक है। 2 हेक्टर मेरे पास यहाँ पे 200 मीटर के बराबर होगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 हेक्टर है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 200 मीटर, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये तो हर एक बच्चे को पता है। और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आर है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ आर को मैं यहाँ पे 60 मिनट लिख सकता हूँ, क्योंकि ऑप्शन सारे मिनट के अंदर दे रखे हैं। 1 घंटे को मैं यहाँ पर अगर मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास ये आएगा, मीटर से मीटर कट गया, ये से कट जाएगा 5 टाइम, ये से कट जाएगा 12 मिनट, तो आंसर क्या आएगा 12 मिनट आएगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर। क्लियर, आई होप सबको समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर चलते हैं। थोड़ा सा मैं फास्ट जरूर चल रहा हूँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन को रिपीट में सुनना है या समझना है, आप क्लास को, इसको वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाके उस क्लास को दोबारा से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ द प्राइस ऑफ द कुकिंग गैस राइज फ्रॉम 15%, इसका मतलब जो है हमारे पास प्राइस है, पहले 100 था, 15% बढ़ चुका है, तो प्राइस 115 हो चुका है, ठीक है। 15% बढ़ाएंगे, इतना बढ़ चुका है। और उसकी यहाँ पर बोला जा रहा है, शुड द फैमिली रिड्यूस इट्स कंजप्शन, कंजप्शन का मतलब होता है क्वांटिटी, सो एज नॉट टू एक्सीड द बजट ऑफ द कुकिंग। बजट का मतलब होता है हमारे पास एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा ज्यादा नहीं करना है, अपनी क्वांटिटी को कम कर लो अगर प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। याद रखना, अगर एक्सपेंडिचर हमारा खर्चा सेम रखना है तो प्राइस इनवर्सली होता है क्वांटिटी के। अगर मेरे पास प्राइस ये है जो कि यहाँ पे गिवन है, तो क्वांटिटी क्या होगा, क्वांटिटी बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा, 115 और 100, ठीक है। और क्वांटिटी को कितना रिड्यूस किया हमने यहाँ पे 15, किसके ऊपर 115 के ऊपर, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, कितना हमने रिडक्शन किया है वो आपका आंसर बन के आ जाएगा, ठीक है। इसको आप कट कर लोगे, ये कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लोगे 300 डिवाइड बाई यहाँ पे 23। आप इसको एक टाइम, यहाँ पे देखो 23 डिनोमिनेटर में आ रहा है तो 24 तो हो नहीं सकता, ये गया बाहर, ठीक है। आप इसको यहाँ पर एक टाइम लेकर आओगे, कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 13, 1/13 ही आ रहा है, ठीक है, चेक कर लो। सॉरी 13, 23 आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। क्लियर, और ये चीज आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी 2004 आपके पास गिवन है। 2005 के अंदर उसने बोल दिया 15% का इंक्रीमेंट हुआ, 2006 के अंदर बोल दिया 35% का डिक्रीमेंट हुआ, उसके बाद बोल दिया 45% का इंक्रीमेंट हुआ। देन फाइंड आउट द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ द 2007। अब यहाँ पे देखो 2007 की बात करें, 2007 के अंदर कितनी पॉपुलेशन है हमारे पास, 1 2 1 2 3, टोटल पॉपुलेशन आपके पास ये दिख रही है, ठीक है।
टोटल पॉपुलेशन आपके पास दिखी। इसके बाद क्या हुआ, पहले 15% का इंक्रीमेंट हुआ। देखो अगर इंक्रीमेंट होता है तो हम उसको 115% लिखते हैं, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। मतलब मैं आपको बोल दूं कि यार 15% का इंक्रीमेंट करना है, तो आप क्या करोगे, 100 में उतना ही नंबर ऐड करके 100 से डिवाइड कर दोगे। सर अगर यहाँ पे 35% का डिक्रीमेंट है, फिर क्या करेंगे, फिर आप 100 में से 35 को माइनस करोगे और 100 से डिवाइड करोगे। 100 इज ए बेस, उसी में उतना नंबर माइनस करके मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100। जैसे कि 45% का अगर इंक्रीमेंट हुआ है तो क्या करेंगे, 100 में 45 ऐड करेंगे, 145 डिवाइड बाय फिर से हम 100 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो नीचे आपके पास कितनी जीरो दिख रहे हैं, ये डबल जीरो कट गया, यहाँ पर ये डबल जीरो कट गया, ये आपके पास डबल जीरो कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 115 मल्टीप्लाई बाय 65 मल्टीप्लाई बाय 145। अब ये क्वेश्चन का इसका उत्तर होगा। अब यहाँ पर काफी कैलकुलेशन है आपकी, तो कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, क्लियर, कैलकुलेशन आपकी करनी पड़ेगी। और कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास उत्तर जो है इसका बी आएगा, ये आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास गिवन है, ए सम ऑफ ए मनी बिकम 3 टाइम्स इन 5 years at the simple interest, if in how many years will the same sum of money become 6 times at the same rate of simple interest, ठीक है। मान लो आपके पास बैंक बैलेंस के अंदर आपने बैंक में जमा करवाए 100 रुपीज, और बैंक वाले बोलते हैं कि आप अमाउंट ले जाओ हमसे 300 रुपये ले जाओ, क्योंकि आपको हम 3 गुना करके देंगे, 100 रुपये का 300 रुपये करके देंगे, कितने साल के अंदर, यहाँ पे 5 साल के अंदर, ठीक है। बैंक वालों ने ये बोला ये अमाउंट है, इसमें जो 100 आपने जमा करवाया था वो तो है, अलग से हम आपको यहाँ पे 200 रुपीज एज ए इंटरेस्ट देंगे, अलग से हम आपको यहाँ पे 200 रुपीज जो है इंटरेस्ट देंगे 5 साल के अंदर अंदर, ये लिखा हुआ है, ठीक है। उन्होंने आगे बोल दिया कि चलो ठीक है, तुम ये तो दे रहे हो कि अगर हम यहाँ पे प्रिंसिपल को 100 जमा करवाएं, और आपने बोला कि आप हमें ये अमाउंट है, आप हमें अमाउंट जो है 6 गुना करके दो, 6 गुना मतलब 600 रुपये करके दो। तो अलग से बैंक वाले बोलेंगे यार अलग से आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, हमें 500 रुपये देने पड़ेंगे, तो आपको कितना टाइम लगेगा। आप सिंपल देखो, 200 के बदले में अगर आपको 5 साल लग रहे हैं, तो 500 के बदले में कितने साल लगेंगे, यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं या नहीं, बताओ। सिंपल इंटरेस्ट में यूनिटरी मेथड आपका कामयाब है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे 200 रुपए की बात करें तो 5 साल लगेंगे, तो बताओ अगर 500 रुपए की बात करें तो कितने साल लगेंगे, 5 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 500, ये इससे कट जाएगा, ये आएगा 25/2, इसका मतलब क्या होगा, 12.5 ईयर्स लगेंगे। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर चलते हैं। 25 नंबर आपका कंपाउंड के ऊपर पूछा गया है, सम ऑफ ए मनी कंपाउंड इंटरेस्ट टू 9680 इन 2 years एंड 10648 इन 3 years, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब हम कंपाउंड की बात करते हैं ना, आपके पास ये अमाउंट 2 है, अमाउंट 2 का मतलब है अमाउंट, मतलब 2 साल के बाद इतना हो रहा है, 3 साल के बाद इतना हो रहा है, तो आर परसेंट बताओ कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रिंसिपल निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थर्ड ईयर के लिए यही आपका प्रिंसिपल है, सेकेंड ईयर के लिए इसका पीछे वाला अमाउंट इसका प्रिंसिपल है, फोर्थ ईयर के लिए ये इसका प्रिंसिपल है, क्योंकि सिंपल के अंदर तो प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, कंपाउंड के ऊपर लास्ट अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर 648 आपको मिले, इसके ऊपर कितने रुपए का आपको इंटरेस्ट मिला होगा, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिला होगा यहाँ पर टोटल आपको इतने का, और ये रुपए जो हैं, ये रुपए का आपको इंटरेस्ट मिला यहाँ पे, ये इंटरेस्ट किसके ऊपर मिला, ये आपको इसके ऊपर मिला है, तो इसको यहाँ पे डिवाइड कर लो, यहाँ पर जीरो नहीं आएगा, सॉरी, ये इंटरेस्ट आपको मिला, किसके ऊपर मिला, और कितने यहाँ पर अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर परसेंट आ जाएगा डायरेक्ट आपके पास 10% पर है ना। अब यहाँ पर एक चीज समझ लेना सारे बच्चे कि यहाँ पर आपके पास जो ईयर का गैप है ना, ईयर का गैप यहाँ पे 2 साल है 3 साल है, ईयर का गैप आपका 1 होना चाहिए, तभी आपका ये डायरेक्ट मेथड कामयाब होगा। सर अगर 2 का गैप हुआ, सर अगर 3 का गैप हुआ, तो उसके लिए अलग अलग कंसेप्ट है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास अलग अलग कंसेप्ट है, वो आप जाके जब मेरी फ्री क्लास होती है तो इसी के लिए मैंने बोला है कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहाँ पे काफी कुछ आपको मैं बताता हूँ कि अगर 2 साल का गैप होगा, 3 साल का गैप होगा, हम कैसे कैसे आसानी से उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जरूर है, इसको पढ़ना जरूर पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे आपके पास दे रखा है 2 नंबर्स आर लेस देन द थर्ड नंबर बाय 30 एंड 37% रिस्पेक्टिवली। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ए बी सी, तो यहाँ पर अगर थर्ड नंबर को 100 मान लें, ठीक है, यहाँ पर ये 30% यहाँ पे कम है, किससे, थर्ड नंबर से। अगर ये 30% कम है तो ये 70 होगा, इसका 30% 30 कम कर दिया हमने, और दूसरा नंबर 37 कम है तो इसका 37% कम करेंगे 63 होगा। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, द परसेंट विच इज द सेकंड नंबर इज लेस देन बाय द फर्स्ट,
तो सेकंड नंबर आपका इससे कितना कम है 7, किससे कम है पहले नंबर से। पहले नंबर को डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 10% का कम है। आप ऐसे ही देख लेते, इसका 10% 7 होगा, 7 नंबर कम है, तो 10% आपका उत्तर है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपकी मेरी पीडीएफ के अंदर आपको दिख जाएंगे, सारी की सारी पीडीएफ आपके यहाँ पे अभी अपलोड हो रही है, तो उसका बेनिफिट उठा लो, इसी से पेपर आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 आपके पास गिवन है, इन ए टाउन ऑफ 3600 पीपल 8/9 ऑफ द पॉपुलेशन आर मेन, 10% आर मैरिड, फाइंड द अनमैरिड वुमेन। आप सिंपल इस क्वेश्चन को बाय इसको बिना 3600 वैल्यू लेकर भी हम कर सकते थे, बट 3600 वैल्यू मैं यहाँ पे कंसीडर करने वाला हूँ। उसका रीजन मैं बता देता हूँ, अगर मैं बिना करूंगा तो ये पॉइंटों में आंसर थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लगे कि सर पॉइंटों में आंसर आ रहा है। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, हम बिना उसके भी कर सकते हैं, बट आप सिंपल देखो, इसका 8/9 है, तो इसका 8/9 करेंगे, यहाँ पर ये कट जाएगा 4, तो आपके पास 3200 आएगा। तो आपको क्लियरली हो गया कि हमारे पास मैन कितने होंगे, यहाँ पर मैन 3200 होंगे। तो आपके पास वुमेन कितने होंगे 3600 में से, 3600 में से 400 आपके पास वुमेन होंगी। 10% जो आपके पास यहाँ पर मैरिड है, 10% यहाँ पे 10% आर मैरिड। 10% कौन से मैरिड, टोटल पॉपुलेशन थोड़ा बोलेंगे, टोटल पॉपुलेशन तो निकालनी है हमने बाद में। उसने बोल दिया 10% मैरिड है, तो आपने देखा यहाँ पर ये 10% मैरिड है, इसका 10% कितना होगा, इसका 10% 320 होगा। ये वाला मेरे पास कौन है, मैरिड है। अब नॉर्मल है, इनकी शादी जो होगी वुमेन ही होगी, तो वुमेन आपके पास क्लियरली हो गया 320 वुमेन मेरे पास मैरिड है। 320 वुमेन मेरे पास मैरिड है, तो अनमैरिड वुमेन कितनी होंगी, अनमैरिड वुमेन हमारे पास यहाँ पे 80 होंगी, 80 होंगी। और अनमैरिड वुमेन अगर मेरे पास 80 है, कितने में से, 400 में से। इसको टोटल से कंपेयर नहीं करते, अगर वुमेन की बात की जा रही है तो वुमेन को वुमेन से कंपेयर करना है। 80 हमारे पास अनमैरिड है, डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 100 टू कैलकुलेट द परसेंट है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 20% आर अनमैरिड वुमेन। ठीक है, दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर चलते हैं। 28 नंबर आपके पास है, बोटिंग एट ए 6/7 ऑफ ए रेगुलर स्पीड इन ए लेक, द टूरिस्ट गॉट लेट बाय 30 मिनट। ओके, 30 मिनट लेट हो जाता है। हाउ लॉन्ग, हाउ मच टाइम विल टेक टू व्हेन द बोटिंग इज एट द यूजुअल स्पीड। आप सारे बच्चे ध्यान रखें, अगर मान लो उसकी पहले की स्पीड की बात करें, पहले की स्पीड अगर उसकी हमारे पास यहाँ पर x होगी, तो अभी की स्पीड आपकी 6/7x होगी, 6/7x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब x से x कट कर दोगे, 7 ऊपर आ जाएगा, तो स्पीड की रेशियो मेरे पास ये होगी। अगर स्पीड की रेशियो ये है, तो टाइम की रेशियो इसकी ऑपोजिट होती है, हमेशा याद रखना। कब, जब डिस्टेंस सेम है। अब क्वेश्चन में डिस्टेंस के बारे में तो कुछ नहीं लिखा, तो डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट सेम होगा, क्योंकि एक लेक की बात करी जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास याद रखना, स्पीड अगर ये है, टाइम इसका इनवर्स होता है, तो यहाँ पे टाइम के अंदर गैप कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 का, और गिवन कितना है 30 मिनट। अगर टाइम का आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये हमारे पास एक की वैल्यू 30 मिनट है, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, अगर एक की वैल्यू 30 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 180 मिनट। 180 मिनट को क्या बोलते हैं, 3 घंटे, ये आपका उत्तर है। मैं रिपीट कर दूं, ये वाली आपके पास स्पीड जो है वो है जब आपकी यूजुअल स्पीड है, तो जो कि 7 की है, तो नॉर्मली टाइम आपको 6 लग रहा था, लेट कितने हो रहे थे 1 से, और गिवन कितना है 30। एक की वैल्यू अगर 30 है तो 6 की वैल्यू 180 मिनट होगी, 180 मिनट को 3 घंटे लिखा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, रेक्टेंगल ऑफ ए फील्ड ऑफ ए लेंथ 242 मीटर हैज एन एरिया दिस, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट ए पेरीमीटर इफ द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग इज 50 पैसे पर मीटर। ठीक है, देखो ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन बड़ा आसान है। ठीक है, रेक्टेंगल की एक लेंथ दे रखी है, एरिया आपके पास गिवन है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर आपको पूछा जा रहा है। अगर आपको पता है कि यार रेक्टेंगल हमारे पास है, यहाँ पर इसकी एक लेंथ मेरे पास 242 है, दूसरी हमें पता नहीं, एरिया आपके पास यहाँ पे गिवन है, तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है प्रोडक्ट ऑफ ए साइड्स, प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, ये दोनों का प्रोडक्ट एल इंटू बी। वो आपके पास कितना गिवन है 4840, ये सीधा ही कट गया यहाँ पे 20 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 20, मतलब ये साइड मेरे पास 20 रही होगी। और अगर मैं बात करूं पेरीमीटर क्या होता है, भाई पेरीमीटर तो हर एक बच्चे को पता है, यहाँ पे एल प्लस बी जो है, और यहाँ पर एल प्लस बी जो है ये ऐड कर देना, मतलब बाउंड्री के ऊपर चलने को ही पेरीमीटर बोलते हैं, ये तो याद होना चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पर एल बी ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, ये आएगा। और ट्वाइस एल की बात करें, एल हमारे पास 20 है,
सॉरी एल हमारे पास ये है और बी हमारे पास कितना आ जाएगा 20, तो ये 242, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 4, 2 1 कैरी चला जाएगा तो ये आएगा 524। चेक कर लेना अगर कैलकुलेशन में किसी को लगे कि यार गड़बड़ है, एक बार आप खुद भी चेक कर लिया करो, ठीक है। पेरीमीटर मेरे पास कितना आएगा 524 मीटर का, और 50 पैसे दे रहा है वो 1 मीटर के, भाई मल्टीप्लाई कर दो, 50 पैसे दे रहा है वो करने के लिए कह रहा है 1 मीटर के पर मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया तो आपके पास इतने पैसे होंगे। भाई पैसों में नहीं, हमें तो यहाँ पे रुपीज में पूछा जाएगा, ऑप्शन आपके पास है ना रुपीज में है, वैसे भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो रुपीज के अंदर आपको अगर पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, ये आपस में कट जाएगा 2 टाइम, तभी आपके पास रुपीज में होगा। ये 2 आपके पास इससे कट करना है तो कितना आएगा 2 6, और ये 2, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास गिवन है द एरिया ऑफ द 4 वॉल ऑफ ए रूम इज गिवन, द लेंथ इज ट्वाइस द विड्थ। ओके, जो लेंथ हमारे पास है यहाँ पर विड्थ की क्या है वो 2 गुना है, ट्वाइस है, ठीक है। और हाइट आपके पास गिवन है, द एरिया ऑफ द सीलिंग पूछा जा रहा है। अब सारे बच्चे एक चीज मुझे बताओ, आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत डाटा पता होना जरूरी है, ठीक है। क्या डाटा सर पता होना जरूरी है? अगर आपके पास 4 वॉल है, 4 वॉल का आपके पास यहाँ पर बोला गया एरिया, 4 वॉल का एरिया होता क्या है? 4 वॉल का अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया होता क्या है वो पता होना चाहिए। सर उसमें लेंथ भी आएगा, ब्रेड्थ भी आएगी और हाइट भी आएगा, यस डेफिनेटली आएंगे। आपको ये समझना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग में आपको थोड़ा जोर डालना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, आपको यहाँ पर 4 वॉल है तो 4 वॉल में हाइट तो आएगा ही आएगा, लेंथ और ब्रेड्थ आपके पास यहाँ पर एक बार हम लेंथ लेंगे 2 बार, और 2 बार अब ब्रेड्थ लेंगे, क्योंकि हमारी 4 वॉल है तो ऑपोजिट साइड वाले बराबर होंगे ना। तो आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, अगर 4 वॉल आपके पास ऐसे करके हैं तो ये वाली लेंथ जो आपके पास है ये वाली वॉल की, ये वाली वॉल इसके बराबर होगी, और जो ये वाली वॉल आपके पास है, ये वाली वॉल अगर फ्रंट वाली वॉल होगी उसके बराबर होगी। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो हमारे पास एरिया क्या होता है 4 वॉल का, आप याद भी कर सकते हैं यहाँ पे L इंटू एच प्लस बी इंटू एच दैट इज 2 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे L आपके पास यहाँ पे सर पता नहीं है, ये तो गिवन था आपके पास L और B, L हमारे पास ट्वाइस है तो यहाँ पर L को लिख लो 2x, क्योंकि x लिखते हैं हम हमेशा यहाँ पे, और h हमारे पास गिवन है 11, और B हमारे पास है यहाँ पे 1x, और h मेरे पास यहाँ पे 11 दैट इज इक्वल टू 660। अब यहाँ पे इसे कट कर दोगे कितना आ जाएगा 330, ये कितना आ जाएगा 11 और 22, ये आएगा 33x। इसका मतलब इसको कट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 10, इसका मतलब लेंथ मेरे पास यहाँ पे 20 भी होगी और ब्रेड्थ मेरे पास 10 रही होगी, क्योंकि यहाँ पर x x रखा था हमने। तो ये मेरे पास L और B निकल के आ गया, और h मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। तो आगे क्या पूछा हुआ है, सीलिंग का एरिया बताओ क्या होगा। अब सीलिंग का एरिया क्या होता है भाई, सीलिंग हमारे पास टॉप फ्लोर को बोल देंगे, जो हमारी छत होगी उसको बोल देंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ही होगा L इंटू बी का, उसके अंदर हाइट नहीं आती, तो इसको यहाँ पे प्रोडक्ट करना था आपने L और B को, ये आपके इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा 20 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 200 मीटर, दैट इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर चलते हैं अभी। 31 नंबर क्वेश्चन आपके पास गिवन है द रेशियो ऑफ द टू कॉम्प्लीमेंट्री आर एंगल्स आर गिवन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द एंगल्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री 180, कॉम्प्लीमेंट्री 90, ठीक है। अगर मैं इसको 1x और यहाँ पे 5x की बात करूं तो आप देखोगे टोटल सम 6x आएगा, और टोटल अगर 6x है तो 6x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, मेरे पास 90 डिग्री, तो 1x की वैल्यू किसके बराबर आएगी 15 डिग्री, और इन दोनों का गैप कितना आएगा डिफरेंस 4x, तो ये x को उठा के यहाँ पे रख दो, कितना आंसर आ जाएगा 4 इंटू 15 डिग्री, तो आंसर क्या आएगा 60 डिग्री आएगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है इफ ए मैन ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 2/5 टाइम्स ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड, he reach his office by 15 minute late to the fixed time, then find the time taken by the original speed। अभी हमने 2-4 मिनट पहले क्वेश्चन किया, ये देखो एक ही पेपर में 2 बार क्वेश्चन आ गया ये वाला, ठीक है। अगर आपने मेरी टाइम एंड स्पीड की पीडीएफ कभी भी पढ़ी होगी, ये क्वेश्चन आपको वहां पे दिखा होगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, मान लो उसकी जो भी स्पीड है वो पहले एक्स रही होगी, तो बाद में स्पीड कितनी होगी 2/5 ऑफ एक्स, यहाँ से एक्स और एक्स कट गया, ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो रेशियो क्या हो जाएगी 5:2 स्पीड की। अगर स्पीड की रेशियो ये है तो टाइम की रेशियो क्या हो जाएगी, टाइम की रेशियो 2:5 हो जाएगी। और आप यहाँ पे चेक करो, ये हमारे पास वो स्पीड है जिससे वो ओरिजिनली जाता था, ये वाली वो है जो अभी जाने लग गया, जिससे लेट होने लग गया वो। तो यहाँ पर कितना लेट हो गया टाइम के अंदर, वो 3, और गिवन कितना है 15 मिनट। अगर 3 की वैल्यू 15 मिनट है तो 1 की वैल्यू 5 मिनट,
और 2 की वैल्यू 10 मिनट रही होगी, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। मतलब अगर वो ओरिजिनली स्पीड से जाता तो उसको 10 मिनट लगते, ये आपका उत्तर है। 3 की वैल्यू 15 तो 2 की वैल्यू 10 होगी यूनिटरी मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपके पास यहाँ पे गिवन है कि आपका लाइन एंड एंगल से, और गिवन है हमारे पास पीए और क्यूसी आपके पास पैरेलल है। अगर आपके पास ये लाइन ना गिवन हो तो आपका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, अगर यहाँ पर आपके पास पैरेलल लाइन गिवन है तो इसका एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है। ये काफी फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, एक्चुअली अगर काफी बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होगा तो सिंपल एक समझने की कोशिश करना। मैंने अपनी मर्जी से ना यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने एक अपनी मर्जी से लाइन ड्रॉ कर दी, दैट इज एम एंड दैट इज एन, और मान लिया कि जो हमारे पास एम एन है वो पैरेलल है क्यू सी के। मैंने अपनी मर्जी से इसके पैरेलल ड्रॉ किया है। अगर ये इसके पैरेलल होगा तो ऑटोमेटिकली पीए के भी पैरेलल होगा। और अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो अगर दो लाइन हमारे पास यहाँ पर पैरेलल हो, अगर ये दो की दो लाइन मेरे पास यहाँ पर पैरेलल हो तो इसके इंटरनल एंगल का जो भी सम होता है वो आपके पास याद रखने वाली कहानी बना देता है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है, सारे बच्चे देखो, अगर ये 45 डिग्री है तो ये वाला यहां से लेकर एंगल यहां तक का कितना होगा? ये वाला एंगल 180 डिग्री में से 45 को माइनस करेंगे ना, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी है, याद रखनी है। तो यहाँ पर 45 में से हमें 180 में से 45 को माइनस करेंगे, दैट इज इक्वल टू 135 डिग्री। सर ये अगर 30 है तो ये दोनों लाइनें पैरेलल है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा भाई? 180 में से 30 को माइनस करेंगे, दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री। दोनों को ऐड कर देंगे, 5 आ जाएगा यहाँ पर 5 डिग्री, और यहाँ पर 3 एंड 5 ऐड 8 आ जाएगा, और यहाँ पर ऐड करेंगे 2 आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आप ऐसे भी कर सकते थे कि जो ये वाला एंगल है, ये एंगल आपका इसके बराबर आ जाता है, ये एंगल आपका इसके बराबर आ जाता है, ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास पैरेलल लाइन है तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। अगर ये 45 है तो ये भी एंगल 45 आएगा, ये अगर 30 है तो ये भी एंगल 30 आएगा। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर कंप्लीट 360 डिग्री होता है, कंप्लीट 360 डिग्री होता है। अगर मैं पूरा का पूरा राउंड चेक करने की बात करूँ यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब इसमें ये वाला एंगल तो आपके पास 75 गिवन है, अगर ये एंगल 75 डिग्री गिवन है, इसको माइनस करेंगे 285 डिग्री का एंगल आपके पास रिमाइंडर आएगा, ये वाला, ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आपके पास लिखा है द स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ ए बोट इन डाउन स्ट्रीम। ये आपके पास गिवन है। अप स्ट्रीम कितना गिवन है मेरे पास? 7, डाउन स्ट्रीम गिवन है मेरे पास 13। पूछा जा रहा है स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर। जो स्ट्रीम होता है दैट इज कॉल्ड ए सी एंड स्टिल वाटर इज कॉल्ड ए बी। याद रखना, ये सी क्या होता है? सी माइनस यू बाय 2, ये होगा 13 माइनस 7 बाय 2, दैट इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। एंड बी क्या होता है आपके पास? डी प्लस यू बाय 2, दैट इज इक्वल टू 13 प्लस 7 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आंसर क्या आएगा? 10 एंड 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ये इस क्वेश्चन का सही है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपके पास गिवन है अजय कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। अजय जो है वो यहाँ पर किसी काम को यहाँ पे 10 दिन में खत्म करता है। और यहाँ पर हर्षल है, हर्षल हमारे पास उसी काम को यहाँ पे 12 दिन को खत्म करता है। लिखा हुआ है सेम वर्क है, तो सेम वर्क तो आपको 12 दिन में लिखना पड़ेगा यहाँ पे। इन दोनों ने काम शुरू किया, कौन सा काम? दोनों का एलसीएम। इनका एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे? 60। मान लो इनको 60 जीबी का डाटा हमने दे दिया कि खत्म करना है, तो ए बोलता है कि यार मैं तो 10 दिन में खत्म कर दूंगा 60 जीबी का डाटा, तो एक दिन में 6 जीबी खत्म करेगा ये बोलता है 12 दिन के अंदर 60 जीबी का डाटा खत्म कर देगा, तो एक दिन में 5 जीबी का डाटा खत्म करेगा ये। और इन्होंने यहाँ पर दोनों ने मिलकर काम खत्म करना स्टार्ट कर दिया। अजय ने यहाँ पर काम खत्म कर मतलब अजय की बात करें, अजय लेफ्ट द वर्क 2 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अगर मैं बात करूं यहाँ पे अजय एंड हर्षल ने काम शुरू किया, लास्ट के 2 दिन जो है अजय ने काम नहीं किया, तो लास्ट के 2 दिन कंफर्म है हर्षल ने काम किया होगा। और हर्षल एक दिन में 5 जीबी डाटा खत्म करता है, तो 2 दिन में कंफर्म है हर्षल ने 10 जीबी का डाटा खत्म किया होगा। और 10 जीबी का डाटा हर्षल ने खत्म कर दिया, तो इन दोनों ने मिलकर दोनों ने मिलकर 50 जीबी डाटा पहले खत्म किया होगा, तभी तो काम खत्म होगा। और 50 जीबी अगर, क्योंकि 60 टोटल था, 10 तो इसने कर दिया, तो बचा हुआ 50 इन दोनों ने किया होगा। और इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है चेक कर लो, 6 और 5 11 जीबी डाटा एक दिन में खत्म करते हैं। तो कितने दिन के अंदर ये काम खत्म करेंगे पता कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50/11। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे? 4 आ जाएगा 44, 4 6/11, 4 6/11 डेज। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पर क्या पूछा है? टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। अब यहाँ पे 4 वाला आंसर नहीं लगाओगे आप, सारे बच्चे ध्यान रखना, आपको आंसर लगाना पड़ेगा यहाँ पे कुछ और, क्योंकि जो 4
6/11 है, ये तो अजय एंड हर्षल ने दोनों ने मिलकर काम किया है। बाद में हर्षल ने 2 दिन अलग भी तो काम किया है, तो वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड कर लोगे 6/11 आपका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर टोटल टाइम पूछा है काम खत्म करने का, तो ए मस्ट बी द राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपके पास गिवन है, अगर हमारे पास 3 मैन 4 वुमेन ने काम करना है 43rd डेज के अंदर, तो बताओ 7 मैन और 5 वुमेन कितने दिन के अंदर ये काम करके देंगे। ठीक है, आप सारे बच्चे सिंपली देखो इसका मतलब क्या होगा अगर आपको नहीं पता है तो। अगर आपको यहाँ पर ये पता है कि 3 मैन है और यहाँ पे और लिखा है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा 4 वुमेन के। यहाँ से बस रेशो निकाल लो, रेशो निकालोगे मैन और वुमेन की। एक्चुअली में अगर मैन डिवाइड बाय वुमेन करोगे ना, यहाँ पर 4/3 आएगा, इसी को रेशो बोल देते हैं। ये 4:3 है, और जो 4:3 है ये आपके पास क्या आएगा, एफिशिएंसी आएगा। ये आपने याद रखना है। ठीक है, कभी भी इक्वालिटी से आपने रेशो बनानी है, हमेशा एफिशिएंसी आएगी। एफिशिएंसी क्या होती है, एक दिन का काम, एक दिन का एक पर्सन का काम। मतलब अगर यहाँ पर एक मैन की बात करें तो 4 जीबी डाटा खत्म करेगा वो। अगर हम यहाँ पर बात करें 3 मैन थे, इन्होंने काम जो है 43 डेज के अंदर खत्म करना है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन वालों ने लिखा हुआ है। आप सारे बच्चे सोच के खुद बताओ, अगर यहाँ पर मैन की एफिशिएंसी चेक करो, एक मैन की एफिशिएंसी 4 है, तो यहाँ पे 3 मैन की एफिशिएंसी कितनी होगी। एक मैन की एफिशिएंसी अगर 4 है तो 3 मैन की एफिशिएंसी यहाँ पे 12 होगी। मतलब 12 जीबी डाटा उड़ा देंगे वो एक दिन में, तीनों के तीनों मैंने मिलकर। और तीनों के तीनों मैंने मिलकर अगर 12 जीबी का डाटा उड़ाएंगे तो 43 डेज के अंदर कितना डाटा उड़ा सकते हैं, इतने डाटा उड़ा सकते हैं, इससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकते। दैट इज इक्वल टू द टोटल वर्क। कोई बच्चा बोलेगा सर हम वुमेन से नहीं कंपेयर कर सकते, आप वुमेन का करके देखोगे तो भी टोटल वर्क यही आएगा, क्योंकि यहाँ पे और लिखा हुआ है तो वर्क सेम ही आएगा यहाँ पे। अब ये वाला काम खत्म कौन करना चाहता है, यहाँ पर 7 मैन प्लस 5 वुमेन। अब सब बच्चों को पता है कि यार एक मैन की बात करें, एक मैन की एफिशिएंसी 4 है, तो यहाँ पे 7 मैन की एफिशिएंसी 28 हो जाएगी। एक वुमेन की एफिशिएंसी हमारे पास यहाँ पर 3 गिवन है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो 5 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, मेरे पास 15 हो जाएगी। ये सारा का सारा एक दिन का काम है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 28, और ये कितना हो जाएगा 15, और ये टोटल कितना हो जाएगा 43 जीबी। आप सारे बच्चे बताओ, अगर आपको इतना जीबी डाटा मिले खत्म करने के लिए, और इतना जीबी डाटा आपको एक दिन में मिलता है खत्म करने के लिए, तो कितने दिन लगेंगे। तो आप इसको इससे डिवाइड ही करोगे ना, 43 जीबी पर डे, इसको इससे डिवाइड ही करोगे। जिसका बारे में पूछा है उससे इसको डिवाइड करेंगे, 43 जीबी इससे कट गया, दिन आपके ऊपर चले जाएंगे, तो 4 इंटू 3 कितना आएगा, 12 दिन। ये इसका आंसर है। ठीक है, 4 एंड 3 आपका आंसर है। दैट इज इक्वल टू द 12। एंड इस टॉपिक का नाम है चेन रूल। आप सारे बच्चे इसको पढ़ लेना, आसान टॉपिक है, आराम से क्वेश्चन हो जाता है, बस ये आपको थोड़ा सीखना जरूर पड़ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर चलते हैं। 37 आपके पास लिखा है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 70 डेज। ए जो हमारे पास है वो 70 दिन में काम खत्म कर सकता है। और उन्होंने बोला है जो बी हमारे पास है, बी 40% मोर एफिशिएंट देन ए। मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पर बी और ए की, तो अगर ये 100 होगा तो 140 होगा, और इसकी अगर रेशियो बनाओगे आप यहाँ पे, तो रेशियो आएगी 7 और 5। तो ये रेशियो क्या आएगी, एफिशिएंसी आएगी, क्योंकि लिखा हुआ है मोर एफिशिएंट। अगर आपके पास एफिशिएंसी है तो यहाँ से टाइम से भी कंपेयर करके आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी अगर इतनी है तो टाइम क्या होगा, 5:7 हो जाएगा टाइम, इसका ऑपोजिट होता है। अगर हमारे पास ए की बात करें तो ए की 7 की वैल्यू 70 है, तो बी की 5 की वैल्यू 50 होगी। तो उन्होंने अगर ये पूछा कि बी को कितना टाइम लगेगा, 50 आपका उत्तर है। अगर ऐसे नहीं करना तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि आपके पास ए और बी है, और ए की एफिशिएंसी 5 है, इसकी 7 है, ये एफिशिएंसी हमने यहाँ से उठा लिया, यहाँ से ये वाला पॉइंट से। अगर ए हमारे पास 5 जीबी डाटा खत्म करता है एक दिन में, तो 70 दिन के अंदर अंदर कितना जीबी डाटा खत्म करेगा, इतना। अगर ये हमारे पास 7 के अकॉर्डिंग करना पड़ गया, उसको डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर दो, तो बी के लिए कितना टाइम लगेगा, 50 दिन। ये आपका उत्तर है, आप इसको ऐसे भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर एक वुडन बॉक्स की बात की जा रही है, जिसकी मेजरमेंट आपके पास ये गिवन है, और थिकनेस बोल दिया जा रहा है कि वुड की हमारे पास यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है। तो बताओ उसका वॉल्यूम क्या होगा, वुड रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स। मतलब उसका यहाँ पे वॉल्यूम पूछा जा रहा है, जितनी वुड की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सिंपल देखो, आपके पास वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स के बारे में पता होना चाहिए। देखो बॉक्स आपके पास ये क्यूबाइड शेप है, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू एल बी एच आपके पास अलग है। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबाइड का वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आप सिंपल लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पर उसकी थिकनेस का काम भी करेगा। थिकनेस जो होती है, आप सारे बच्चे दिमाग में थोड़ा सा पोजीशन लगाओ,
जो लेंथ आपके पास होती है, लेंथ में से 2 टाइम आपकी थिकनेस जो है माइनस होगा। क्यों? क्योंकि आप अगर एक बॉक्स को इमेजिन करोगे, कुछ बॉक्स है ना ऐसे इमेजिन करके देखो, थोड़ा शायद आपको यहाँ पे इमेजिनेशन में जो ज़्यादा क्लियर हो पाए। अगर ये इमेजिनेशन है, अगर मैं आपको बोल दूँ कि यार जो इसका यहाँ पे टॉप फ्लोर है ना, ये इसकी थिकनेस यहाँ पे 2 है। अगर थिकनेस 2 है तो इतना यहाँ पर आपके पास ये खत्म हो जाएगा यहाँ पर। सर यहाँ पर खत्म होगा, नीचे से भी होगा क्या? अगर यहाँ से हमारी थिकनेस खत्म हो रही है तो मैंने बोल दिया सारा का सारा वुड है, तो नीचे भी से भी आपकी थिकनेस कम होगी या नहीं होगी ये वाली? तो अंदर लेंथ कितनी बचेगी? अंदर लेंथ ये बचेगी। मतलब जितनी लेंथ टोटल थी मेरे पास, उसमें से 2 बार थिकनेस माइनस हो रही है। तो जितनी लेंथ थी उसमें से 2 बार माइनस होगी आपके पास थिकनेस। ऐसे ही आपके पास यहाँ पर भी माइनस होगी। तो आपके पास वॉल्यूम क्या आएगा हमारे पास, जो आपके पास रिमाइंडर वाला पोर्शन बचेगा उसका, रिमाइंडर वाला पोर्शन जो आपके पास बचेगा उसका, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर 10 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर को 2 बार माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 माइनस 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 300, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा 1, दैट इज इक्वल टू 12। तो इन दोनों का गैप आपका आंसर होगा, दैट इज इक्वल टू 288 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ये इसका उत्तर है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप बेसिक से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले मेथड से भी कर सकते हैं, मतलब इसको आप ट्रिपलेट वैल्यू से भी कर सकते हैं, और इसको करने का एक और तरीका भी, हम थीटा भी इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थीटा के अंदर आपको चेक करना है कि सीकेंड यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है कि जो आपकी रिपीटेशन में, लाइक यहाँ पे अगर कॉस लिखा हुआ है, जैसे मैं एक ऑप्शन आपको और दे देता हूँ, लाइक सीकेंड ए 1 प्लस यहाँ पे कॉस है, यहाँ पर अगर मैं साइन ए दे दूं, तो आपको थीटा ऐसे इमेजिन करना होता है कि साइन ए और कॉस ए की वैल्यू तो सेम होती है 45 पे, तो ऐसे में यहाँ पे 45 नहीं फिल करेंगे, बट यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू सेम ही नहीं आ रही, तो 45 हम सीधा पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो थीटा आपके पास है उसको 45 डिग्री फिल कर दो। आपको पता होना चाहिए tan 45 डिग्री 1 होता है, sin 45 डिग्री आपके पास 1/√2 होता है, और डिवाइड में क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास sin 45, ये आपके पास 1/√2 का स्क्वायर क्यूब करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू 2√3। ठीक है, ऊपर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, √2 -1 आएगा, यहाँ पे √2 आएगा, और यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करोगे ये 2√2 आएगा, ये इससे कट जाएगा, और ये 2 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू √2 -1। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का फॉर्मेट बन जाएगा यहाँ से। अब 45 डिग्री पुट करने पे आपका जो ऑप्शन है वो भी इतना ही नंबर लेकर आना चाहिए। ठीक है, आप ए और बी को ट्राई कर सकते हैं, बट वो इसका आंसर नहीं होंगे, ये आपके पास सी ऑप्शन होगा, आप इसको ट्राई करके देखिए। सीकेंड 45 की वैल्यू क्या होती है √2, और यहाँ पे आपके पास cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे √2 आएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा मेरे पास √2 + 1 डिवाइड बाई यहाँ पे √2। आप √2 को कट मत करना, क्योंकि ये आपका रिवर्स होके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर जाने के बाद ये डाटा कुछ ऐसा बनाएगा आपके पास, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 2 डिवाइड बाई यहाँ पे √2 + 1, क्योंकि ये √2 आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, रैशनलाइज, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी आपके पास ये रूट वाली वैल्यू नहीं होती है। रैशनलाइज अगर प्लस है तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये वाला आपके पास जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा 2√2 - 1 हो जाएगा, और नीचे चेक करोगे a प्लस बी a माइनस बी, ये आपका 1 बन जाएगा, तो ये वैल्यू आपके पास इसके बराबर आ रही है, तो आंसर क्या होगा इसका थर्ड होगा। ठीक है, बाकी आप बेसिक से भी कर सकते हैं, tan थीटा को sin बाय cos लिखकर, sin को कॉमन निकाल के नीचे कट करके, इससे sin को ऊपर ले जाओगे cosec बन जाएगा, तो आप वैसे भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर चलते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 40 आपके पास है, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 60 सेंटीमीटर, द एंगल थ्रू विच इट स्विम व्हेन इट टिप डिस्क्राइब द आर्क ऑफ लेंथ 16.5 डिग्री सेंटीमीटर विल बी। उसने यहाँ पर एंगल पूछा हुआ है। ठीक है, कि आर्क अगर इतना बनाएगी तो एंगल बताओ कितना होगा। ठीक है, पेंडुलम का यहाँ पे लेंथ आपके पास गिवन है 60। अगर आपको नहीं पता, थोड़ा इमेजिन करके देखो, यहाँ पे मैंने पेंडुलम यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, यहाँ से इसको यहाँ पे लेके मैंने छोड़ दिया, यहाँ से छोड़ दिया, और ये पेंडुलम इधर को जाएगा, फिर इधर को वापस भी आता है, बट ये इधर को यहाँ पे गया, और यहाँ पे जाकर उसने यहाँ पे लेंथ जो आर्क की है वो हमें यहाँ पे दे दी 16.5 सेंटीमीटर की, और यहाँ पे इस पेंडुलम की जो लेंथ है वो आपके पास दे रखी है 60 सेंटीमीटर। तो ये एंगल पूछा जा रहा है कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये आर्क लेंथ के बारे में, आर्क के लेंथ के बारे में पता होना चाहिए। मान लो मेरा कंप्लीट सर्कल है, कंप्लीट सर्कल का अगर मैं यहाँ पे आपको आर्क लेंथ पूछ लूँ कि यहाँ पर बताओ सरकमफ्रेंस क्या होगा, तो हर एक बच्चा बोल देगा सर ये 360 डिग्री का होता है, और इसकी आर्क लेंथ होती है 2πr, जिसको सरकमफ्रेंस बोल देते हैं, जिसको पेरीमीटर भी बोल देते हैं। ठीक है,
अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, तो आपसे अगर यहाँ पर ये पूछ ले जाए कि यार थीटा बताओ कि हमारे पास किसके बराबर होगा। मान लो मैं सिर्फ यहाँ पर इतना सा चेक करना चाहता हूँ, तो थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर इसकी वैल्यू होती है। ये आपने याद रखना है आर्क की लेंथ के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा तो फाइंड करना है, 360 डिग्री डिवाइड में भी करेंगे, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 2 इंटू पाई, मल्टीप्लाई बाय रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू 60, that must be is equal to 16.5, we can say 1/6 by 10, बस यहाँ पे 10 आ जाएगा ना, डिवाइड में हम पॉइंट ले आएंगे, तो जीरो से ये वाला जीरो कट गया सबसे पहले तो। और कुछ यहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ पर आप 11 के टेबल पे कट कर लोगे 2 टाइम्स, ये कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 15 टाइम, ये इससे कट कर लोगे 4 टाइम चला जाएगा। और कुछ कट हो रहा है, ये इससे कट कर लोगे यहाँ पे 9 टाइम कट जाएगा। और कुछ कट नहीं हो रहा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 9 इंटू 7 करेंगे 63, और यहाँ पे कितना डिवाइड आ जाएगा यहाँ पर 8, यही आएगा। अब इसको इससे डिवाइड कर लोगे, कितने टाइम चला जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ये यहाँ पे 2 के हमने इससे 18 आएगा, 18 को कट करना था यहाँ पे इस 2 से, तो ये 9 आएगा, ठीक है। फिर आपके पास आएगा ये 64/3, इसको आप रीचेक कर लो, ये कट करके 64/3 आएगा, ठीक है। इसको लिखोगे कितना आएगा 15 डिग्री और 3/4 ऑफ द डिग्री। अगर किसी बच्चे को नहीं पता 15 डिग्री तो ठीक है, जो 3/4 ऑफ द डिग्री है ना, इसको मल्टीप्लाई बाय 60 करके हम मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको कट करेंगे 15, 15 इससे अब मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 15 डिग्री 45 मिनट, दैट इज द आंसर, राइट ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 41 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपके पास ये वाला डाटा गिवन है, इसकी वैल्यू पूछी हुई है कि कितनी हो सकती है। तो सारे बच्चे ध्यान रखना, आपको ये थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी भी है, लाजमी भी है, कि अगर मैं यहाँ पर आपको बोल दूं, ये वाला डाटा है 90 डिग्री तक के, 0 से लेकर 90 तक का, ये वाला डाटा है हमारे पास यहाँ तक 90 से लेकर 180 डिग्री तक का, ठीक है। और ये यहाँ से लेकर 180 से लेकर 270 तक का, और ये वाला हमारे पास यहाँ पे 270 से लेकर 360 डिग्री तक का। ये वाला पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक थोड़ा सा मैंने बताया। अब यहाँ पे सिंपल देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा तो ठीक है, अगर हमारे पास कॉस 90 लिखा है ना 90, तो कॉस वाला कन्फर्म है साइन थीटा में कन्वर्ट होगा ही होगा, कन्फर्म है ये। बट ये थीटा 90 डिग्री के साथ अगर थीटा जो ऐड हुआ तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन कौन सा नेगेटिव होता है, ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और उसका ऑपोजिट वाला, साइन का ऑपोजिट क्या होता है आपके पास कॉस है, तो वो दोनों आपके पॉजिटिव होते हैं, बट ये कॉस है, कॉस आपके पास नेगेटिव में आएगा, ये आपका डाटा है। मैं रिपीट करता हूँ एक बार, आप नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए, साइन थीटा तो ठीक है, साइन के साथ अगर 180 है तो ये डाटा आपका साइन में रह जाएगा, ये डाटा साइन में रह जाएगा। 180 प्लस थीटा है तो कौन सा आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan और उसका ऑपोजिट कॉट होता है, वो पॉजिटिव होते हैं, साइन पॉजिटिव नहीं होता है, तो ये याद डाटा आपके पास नेगेटिव में आएगा। प्लस फिर से देख लो, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है हमारे पास tan 90 प्लस थीटा, भाई tan जो होता है हमारे पास यहाँ पर tan आपका कॉट में कन्वर्ट होगा क्योंकि 90 है। जब आपके पास ये 90 डिग्री लिखा हुआ है ना, तो आपके कन्वर्जन होती है 180 पे नहीं होती है, 270 पे फिर से होगी, 360 पे फिर से नहीं होगी, ये आगे आगे ऐसे ही बढ़ता रहेगा, ठीक है। 90 डिग्री मल्टीप्लाई बाय ऑड नंबर 1 2 3 एनी, तो आपका चेंज होता है 90 डिग्री मल्टीप्लाई बाय इवन नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 वी कैन से 180, तो आपके पास चेंज यहाँ पे नहीं होता, साइन है तो साइन ही रह गया यहाँ पर, ये मैंने बताया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉट थीटा आपके पास आएगा, कॉट थीटा आएगा ही आएगा, बट आप देखो ना टेन थीटा जो है 90 डिग्री प्लस में थीटा है, 90 डिग्री प्लस में थीटा है, तो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में तो साइन थीटा पॉजिटिव होता है, टेन तो थर्ड में होता है, तो ये सेकंड में आपका ये नेगेटिव आएगा और डिवाइड में कॉट थीटा आएगा। यार ये इससे कट गया -1, ये इससे कट गया -1, इससे कट गया -1, तो यहाँ पर तीनों के तीनों -1 है, तो आंसर मेरे पास -3 आएगा, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 42 के ऊपर सारे बच्चे ध्यान रखो, 42 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा है, वो हमारे पास यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्कल है, और ए बी जो हमारे पास यहाँ पर ए बी है वो बाइसेक्ट करती है सी डी को, ए बी हमारे पास बाइसेक्ट करती है सी डी को बाइसेक्ट करने का मतलब है ये लेंथ आपके पास इसके बराबर आएगी और ये पॉइंट डी होगा, ठीक है। और उसने आगे क्या बोला हुआ है, आगे बोला हुआ है कि अगर ये बाइसेक्ट है तो सच दैट ई और सी ई और ई डी की वैल्यू 8 गिवन है, ये वैल्यू 8 है, ये भी वैल्यू 8 है, और ई बी की वैल्यू आपके पास 4 है, ये गिवन है डाटा, तो रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या होगा, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान रखना, पहले इसको कवर करने से पहले आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर सर्कल हमारे पास है और एक हमारे पास कोड है, कोड वो होती है जो इसके यहाँ से यहाँ तक अटैच रहती है,
सर्कल से बाहर नहीं जाती। अगर मैं इसके यहाँ पर सेंटर को यहाँ से मिलाऊं और अगर मिलाने पे ये कोड आपकी बराबर बराबर डिवाइड हो रही है तो बाय डिफॉल्ट ये 90 डिग्री होगा, ये कन्फर्म है जब मैं सेंटर की बात करूंगा। तो अगर सेंटर मेरे पास यहाँ पे 90 डिग्री पे गिराया जाए परपेंडिकुलर के ऊपर तो बाय डिफॉल्ट ये बराबर बराबर डिवाइड कर देती है। इसको बोलते हैं कॉड की प्रॉपर्टी, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, अगर ये चीज याद है, आपको पता चल गया ये बाइसेक्ट हो रहा है बराबर बराबर, तो ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ये सेंटर से तो जा रहे हैं, ये भी 90 डिग्री होगा। अगर मैं बात करूं ए से लेकर ओ तक इसका रेडियस आर है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस भी आर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेडियस है, ये भी मेरे पास यहाँ पे आर है। तो यहाँ से ओबी का रेडियस भी, ओबी भी तो रेडियस है, वो भी तो आर ही होगा। अगर ओ से लेकर बी तक की वैल्यू भी मेरे पास रेडियस है जिसमें 4 वैल्यू गिवन है, तो ओ से लेकर ई तक की वैल्यू क्या होगी मेरे पास? ओ से लेकर ई तक की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे रेडियस में से 4 को माइनस करने पे आएगा या नहीं आएगा? मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार दोबारा से समझ लो। ओबी की वैल्यू किसके बराबर होगी मेरे पास? ओ ई प्लस ई बी, और ई बी आएगा। ई बी की वैल्यू आपके पास 4 गिवन है, ओ ई की वैल्यू मुझे पता नहीं, और ओ बी मेरे पास रेडियस है, तो यहाँ से ओ ई की वैल्यू मेरे पास निकल जाएगी या नहीं बताओ? रेडियस माइनस 4, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस लगा सकते हैं हम। यहाँ पर कौन सी ट्रायंगल है मेरे पास? ओ ई डी। पाइथागोरस क्या बोलेगी? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे आप चेक करोगे रेडियस का स्क्वायर तो ठीक है, यहाँ पर ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी माइनस ऑफ सॉरी प्लस ऑफ 8 का स्क्वायर। ये 4 का आर का स्क्वायर तो इससे कट गया। यहाँ पर कितना आ रहा है? 8r, 8r को इधर ले आओ, और यहाँ पे कितना है? 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास? 16। 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। इनको ऐड करोगे 80, तो यहाँ से कट कटा के रेडियस 10 आ रहा है। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपके पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया और काफी थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक ही आपका बन जाएगा ये क्वेश्चन वगैरह। आप सारे बच्चे देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर ये वैल्यू गिवन है आप इसके अंदर थीटा पुट कर सकते हैं या नहीं? पहले आप वो ट्राई करना की कोशिश कर सकते हैं, अगर आपने ट्राई करना भी है तो। ठीक है, हो सकता है थीटा पुट करने पे आपका आंसर वगैरह जो भी है वो आ जाए। अगर नहीं, आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं आ सकता उससे आंसर, तो आप इसके अंदर कोई आपको अप्रोच लगानी पड़ेगी बाय बेसिक से। ठीक है, अगर बाय बेसिक से करना है तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए टेन थीटा क्या होता है। टेन थीटा होता है हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा। साइन इसको ए में लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे यहाँ पे एबीसीडी में। टेन थीटा क्या हो, टेन ए क्या होगा हमारे पास? यहाँ पर होगा ये साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, क्योंकि अगर मैं बात करूं आपके पास टेन थीटा की, ये हमारे पास होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे, यहाँ पे टेन बी का मतलब क्या होगा हमारे पास? यहाँ पे साइन बी डिवाइड बाय साइन ए कॉस बी। ठीक है, आगे लिखेंगे माइनस टेन सी का मतलब क्या होगा हमारे पास? यहाँ पे साइन सी डिवाइड बाय कॉस सी। ठीक है, अब इसको मैं इधर ही रखता हूँ, यहाँ पर साइन ए वाले को, इसको मैं नहीं छेड़ रहा यहाँ पे, बट यहाँ पर आप इस दोनों को यहाँ पर एलसीएम ले लोगे, माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया। अगर एलसीएम लोगे नीचे क्या आएगा? कॉस बी और कॉस सी आएगा, और कॉस बी और कॉस सी आएगा तो नीचे कॉस सी आपका जब ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना आएगा? साइन बी कॉस सी, और यहाँ पे क्या आएगा? साइन सी, और यहाँ पे क्या आएगा? कॉस बी। और यहाँ पर कॉस बी और सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास? यहाँ पर कॉस ए, ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पर गिवन है कॉस ए, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ साइन ए तो ठीक है, यहाँ पर कॉस ए भी ठीक है, बट ऊपर वाले में आप चेक कर लो साइन बी कॉस सी माइनस साइन सी कॉस बी, तो ये फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पर सी डी का। ठीक है, जो अगर आपने पढ़ा है कभी ना कभी ट्रिग्नो के अंदर, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन बी प्लस सी का। और नीचे कॉस बी कॉस सी की वैल्यू यहाँ पर गिवन है कॉस ए में, इसको यहाँ पे लिख दो कॉस ए। क्लियर? और आगे आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी की बात करूं, एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के सम हमेशा 180 डिग्री से कहलाते हैं। ट्रायंगल का इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर यहाँ पर एंगल बी प्लस एंगल सी की बात करें तो हमें यहाँ पर देखने को एंगल बी और सी नहीं, यहाँ पर एंगल बी और सी है, एंगल ए नहीं, एंगल बी और सी। एंगल बी और सी हमारे पास आएगा 180 डिग्री माइनस ऑफ एंगल ए। मैं यहाँ पर ये वाला डाटा को उठा के अगर मैं यहाँ पे रख दूं कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से अब इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए माइनस, यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है? साइन आपके पास 180 डिग्री माइनस ए। मैंने यहाँ पर ये बी और सी को चेंज कर दिया यहाँ पर। ठीक है,
और नीचे क्या है हमारे पास यहाँ पर कॉस ए तो ऑलरेडी गिवन है। अब आपको पता चल गया होगा कि यार ये साइन ए तो ठीक है, ये भी कॉस ए भी ठीक है, इसमें तो कोई पंगा नहीं पड़ा। इसमें देखो अगर 180 माइनस ए है तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन आपका पॉजिटिव होता है तो साइन आपका साइन में रह जाएगा, और 180 आपका साइन से साइन में रहेगा, 90 होगा तो कन्वर्ट होता है तो 180 की वजह से साइन में रह जाएगा, तो साइन ए आएगा डिवाइड बाय कॉस ए आएगा। तो यहाँ पे कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा इसका यहाँ पे 0। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पीछे से जाके आप दोबारा से समझो तो आपको शायद ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर चलते हैं। आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। एरोप्लेन है फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड लिखा हुआ है, passes vertically above a plane at a instant when the angle of elevation of the two plane from the same point on the ground are 60 and 45 degree. What is the height of the lower plane from the ground? मतलब यहाँ पर एक प्लेन है जो कि ग्राउंड से हाइट के ऊपर है, हमें नहीं पता कितनी हाइट के ऊपर है, और इसके ऊपर एक और प्लेन है, इसके ऊपर एक और प्लेन है जो कि आपका इससे भी ऊपर है और ग्राउंड से भी ऊपर है। जब हम इसको यहाँ पे एलिवेशन से चेक करते हैं तो यहाँ पे एक एंगल बनता है। जब हम इसको एलिवेशन से चेक करते हैं तो यहाँ पर सेम पॉइंट है, तो यहाँ पे आप इसको सेम बनाने की कोशिश करो कि मान लो ये सेम ही पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से एक बार फिर एलिवेशन बनता है। ठीक है, और कितनी हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इतनी ऊपर यहाँ पर एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, दैट इज इक्वल टू 300। एक बार लिख देता हूँ नाम इसके, ए, ये बी और सी और ये डी। तो ए सी हमारे पास जो है यहाँ पर एरोप्लेन हाइट है उसकी यहाँ पे 300 मीटर। ठीक है, अगर मैं एंगल बोलूँ आपके पास 60 डिग्री 45 है तो आपको पता होना चाहिए ना यहाँ पर कि ये वाला छोटा एंगल होगा ये 60 डिग्री का होगा, और बड़े वाला एंगल ये वाला होगा, ये आपके पास कितने का होगा, टोटल आपके पास 45 डिग्री का। ठीक है, बड़े वाला एंगल क्या आएगा 45 डिग्री का, छोटे वाला एंगल 60 डिग्री का। गलत लिखा है हमने शायद, ये 45 का आएगा, ये आपका 60 का आएगा ना, बड़ा एंगल ऊपर को जाएगा तो गलत लिखा है हमने। एक मिनट इसको रीचेंज कर लो अभी अभी। हमारे पास ये वाला एंगल जो है ये आपके पास छोटा एंगल है, तो छोटा एंगल आपके पास 45 का होगा, बड़ा एंगल आपके पास जो होगा वो आपके पास आएगा 60 डिग्री। ये आपको खुद चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा एंगल कहाँ पे है। ठीक है, अब सारे बच्चे खुद चेक करो कि अगर यहाँ पर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री का लॉजिक बना लो टेन थीटा से, टेन 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री इसके इक्वल टू आएगा ए सी डिवाइड बाई ए डी के, क्योंकि ये पॉइंट डी है। तो हमने यहाँ पे 60 डिग्री की वैल्यू को अप्लाई कर दें। 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, और ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 300 है। तो यहाँ से क्या ए डी की वैल्यू निकल जाएगी, तो ए डी मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, 300 डिवाइड बाई √3 आ जाएगा। और इसको रैशनलाइज कर दें यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो ये आपका कट कटा के नीचे 3 आएगा ना, यहाँ पर √3 3 आएगा, 3 इससे कट करोगे ये कितना आ जाएगा, 100√3 आएगा। तो यहाँ पर ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 ऑफ √3। अगर ये 100 ऑफ √3 है तो ए से लेकर बी तक की हाइट जो है ये भी मेरे पास यहाँ पर 100√3 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि इतना आपको पता होना चाहिए, tan आपके पास 45 डिग्री होगा, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा मेरे पास ए बी डिवाइड बाई ए डी के। तो tan 45 होता क्या है, 1 होता है, तो 1/1 है, तो इसका मतलब ए बी आपके पास ए डी के बराबर होगा। तो ए डी अगर 100 इंटू √3 है तो ये भी 100 इंटू √3 होगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। एक बार आप दोबारा से चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 के ऊपर चलते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 45 के ऊपर चलते हैं। द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 15। मतलब आपके पास अगर मैं मीन की बात करूं, मीन होता है एवरेज, एवरेज होती है हमारे पास सम डिवाइड बाय नंबर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सम क्या आ जाएगा, एवरेज इंटू नंबर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 20 ऑब्जर्वेशन है, उनकी एवरेज है 15, तो सम कितना हो जाएगा मेरे पास, 20 इंटू 15 हो जाएगा। उन्होंने क्या देखा यहाँ पर, इसने चेक किया कि एक यहाँ पे रॉन्गली कॉपीड है जो है 3 और 6, रॉन्गली कॉपीड जो है वो 3 नंबर है, 6 नंबर है। और यहाँ पे सही ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास, 8 और 4 है, तो सही ऑब्जर्वेशन 8 और 4 है। रॉन्गली वाले को बाहर कर दिया, सही वाले को ऐड कर दिया, तो न्यू सम आ जाएगा। न्यू सम कितना आ जाएगा मेरे पास, आप चेक करोगे यहाँ पर आपके पास इतना। और अगर मेरे पास यहाँ पे न्यू सम आ चुका है, अगर मैं सम को फिर से नंबर से डिवाइड करूंगा तो न्यू एवरेज आ जाएगी। तो यहाँ पे सम तो गिवन ही है, नंबर नहीं पता हमारे पास कितने हैं। भाई नंबर तो 20 ही थे, 20 का चेंज थोड़ा हो रहा है, कोई बंदा छोड़ के थोड़ा जा रहा है काम, तो 20 से डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर आप कट करोगे ये कितना आएगा, 15, और यहाँ पर आप चेक करोगे ये कितना आएगा, 3/20। 3/20 को सिंप्लीफाई करोगे ये आएगा 15.15। ये आपके पास सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इतना आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 46 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास है, टू पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन द साइड ऑफ द रोड विच इज 100 मीटर वाइड फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, देन ऑन द ग्राउंड
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 30 एंड 60 डिग्री, द हाइट ऑफ ईच पोल आपसे पूछा जा रहा है। मतलब एक पोल यहाँ पे होगा, दूसरा पोल यहाँ पे कहीं पे होगा, सेम हाइट के ऊपर है। एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे कुछ बनता है, एक बार कुछ बनता है, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो आपके पास यहाँ पर 100 मीटर की गिवन है और हाइट आपसे पूछी जा रही है। और एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का है, एक के ऊपर 60 डिग्री का है और ये भी हाइट सेम है। आप सारे बच्चे सिर्फ इतना समझो यहाँ पर कि अगर आपको ये डाटा पता है, तो अगर मैं सीधा आपको बोलूँ कि यार tan 60 डिग्री क्या होता है? tan 60 डिग्री होता है √3/1 और ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अगर 60 डिग्री है, तो मैं आपको बोल दूँ कि इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे √3 होगा और इसका यहाँ पर बेस क्या होगा? यहाँ पे 1 होगा। मैंने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे 60 डिग्री की वैल्यू उठाई है। ऐसे आप 30 डिग्री की वैल्यू उठा सकते हैं। 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 1/√3। इसका मतलब क्या होगा? P/B, ठीक है? तो यहाँ पे 30 डिग्री ये है, तो ये अगर मेरे पास यहाँ पर 1 होगा, तो ये मेरे पास यहाँ पे √3 होगा। क्लियर है डाटा? अब यहाँ पे काफ़ी बच्चे ना इसको 100 माइनस x ऐसे करना स्टार्ट कर देंगे, बट आप क्वेश्चन के अंदर दोबारा से पढ़ो कि हाइट आपकी सेम है। हाइट जितनी इसकी है, उतनी ही हाइट इसकी भी यहाँ पर सेम है। तो इसके अंदर रीचेन करना पड़ेगा। मैं सारा ही क्वेश्चन अगर चेंज कर दूँ अपने अकॉर्डिंग, तो मेरे पास ये फ्रैक्शन अलग है, ये फ्रैक्शन अलग है। तो मैं अगर अपनी मर्ज़ी से इधर वाले पॉइंट को चेंज करूँ, मैं जो 1 है ना 1, मैं उसको √3 बनाना चाहता हूँ। तो मैं अगर 1 को √3 बनाना चाहता हूँ, तो ये वाला पॉइंट अगर मैं √3 लिख दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैंने 1 को √3 बना दिया है, तो √3 भी आगे होगा ना कुछ और। अगर 1 की वैल्यू √3 है, तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3 की वैल्यू हो जाएगी √3 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये डाटा आपके पास 3 हो जाएगा। ये डाटा आपके पास 3 हो जाएगा, ये आपके पास √3 हो जाएगा। और आप खुद चेक करो, 1 और 3 कितना हो गया? 4। हमारे पास 4 की वैल्यू किसके बराबर गिवन है? 100 मीटर के बराबर। हाइट कितनी है मेरे पास यहाँ पे? √3। चाहे इधर से चेक कर लो, चाहे इधर से चेक कर लो, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100/4 मल्टीप्लाई बाय √3। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25 √3 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। हो सकता है काफ़ी बच्चों को लगे यार सर ने पता नहीं कैसे कंपेयर कर दिया, बराबर कर दिया। एक बार आप दोबारा से समझोगे तो आपको ज़्यादा आसान होगा, ठीक है? आप इसको भी चेंज कर सकते थे, बट हाइट हमने सेम बनानी है। यहाँ पर हाइट 1 था, मुझे √3 बनाना था, तो 1 की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे √3 बना दिया। तो यहाँ पे क्या आया था? √3 था हमारे पास डिनोमिनेटर में, तो √3 को चेंज करना पड़ेगा। √3 की वैल्यू क्या होगी? √3 इंटू √3, दैट इज इक्वल टू 3। क्लियर? 47 नंबर क्वेश्चन आपके पास गिवन है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब कैन फिल ए टैंक इन इलेक्ट्रिक पंप कैन फिल ए टैंक इन 3 आवर। मतलब यहाँ पर एक पंप है, उसको 3 घंटे में फिल कर लेते हैं, 3 घंटे में फिल कर लेता है, प्लस का आइकन। लीकेज होना स्टार्ट हो गया, उसकी वजह से उसको इतना टाइम लग रहा है। मतलब यहाँ पर एक के साथ ना लीकेज स्टार्ट हो गया, तो उसको 7.5 घंटे लग रहे हैं। 7.5 घंटे को आप 7/2 घंटे भी लिख सकते हैं। और क्या हो रहा है? फिर भी फिल हो रहा है, तो फिल के लिए प्लस का आइकन लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे पूरा का पूरा टैंक फुल है और लीकेज ने बताना है कि कितने टाइम के अंदर ये टैंक एम्प्टी होगा, तो कितना टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन को आप एलसीएम से करें। 3 और 7 का एलसीएम क्या आएगा? 21 लीटर। मान लो कि कैपेसिटी 21 लीटर की है। 21 लीटर अगर 3 घंटे में फिल हो रहा है, तो 1 घंटे में 7 लीटर फिल हो रहा होगा। 21 लीटर 7.5 घंटे में फिल हो रहा है, तो 21 को 7.5 से डिवाइड करेंगे, तो इसकी एफिशिएंसी कितना आ जाएगा मेरे पास? यहाँ पे 3 इंटू 2 करने पे 6। तो इसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? प्लस की 6। अगर ए की एफिशिएंसी चेक करो, ये +7 फिल कर रहा है, तो ये यहाँ पे हमने चेक किया +6 फिल हुआ है, तो इसका मतलब लीकेज काम कर रही है अपना। लीकेज यहाँ पे 1 लीटर को बाहर निकाल रही है, लीकेज की एफिशिएंसी 1 है। अगर 1 के अकॉर्डिंग 21 लीटर को बाहर करना पड़ गया, तो इसको यहाँ पर 21 घंटे लगेंगे या नहीं लगेंगे बताओ? ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 48 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपके पास है, स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस आपके पास 3 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है, और उसने बोल दिया इसको मेल्ट कर दिया, रिकास्ट कर दिया 3 स्फेरिकल बॉल्स ऑफ 1.5, 2 एंड x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है। यार सबसे पहले तो जब भी आपके पास रिकास्ट होता है ना, रिकास्ट कर दिया, ऐसे कुछ कर दिया, रिकास्ट बना दिया, तो उसको हमेशा याद रखना उनका वॉल्यूम बराबर किया जाता है। उनका वॉल्यूम बराबर किया जाता है। अभी यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या होगा? स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 इंटू पाई, 4/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यूब। ये हमारे पास आ रहा है, तो इसका क्यूब दैट मस्ट बी इक्वल टू 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब, इसमें चेंज किया, प्लस 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब, प्लस 4/3 पाई इंटू एक्स का क्यूब, इसी के बराबर आएगा ना यहाँ पे।
तो यहाँ पे आप चेक करोगे 4/3 पाई, तो यहाँ पे आपका कट जाएगा, इनमें से सभी में से कॉमन निकाल दो, सब में से कॉमन निकाल के आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 1.5 का क्यूब प्लस आपके पास यहाँ पे 2 का क्यूब प्लस x का क्यूब। ठीक है, 3 का क्यूब क्या आएगा 27 और यहाँ पे आपका 2 का क्यूब क्या आ जाएगा 8 और यहाँ पे 1.5। सर 1.5 का क्यूब नहीं पता, देखो 1.5 का क्यूब आपको अप्रोक्सीमेशन में लाना पड़ेगा। ठीक है, सर ये 1.5 है, मान लो ये 2 ही है, 2 का क्यूब 8 है तो 8 माइनस कर दो, क्या आएगा x के क्यूब के आसपास। मैंने इसको माना है अपनी मर्जी से 2। ठीक है, यहाँ पर देखोगे कितना हो गया 16 और ये कितना हो जाएगा 27। 27 में से 16 माइनस करेंगे तो ये आएगा 11। 11 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। 11 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। अब आपको कोई भी नंबर ऐसा याद हो कि जिसका क्यूब आपके पास 11 के आसपास हो, तो वो नंबर 3 तो है नहीं, 3 का क्यूब तो 27 होता है यार। 5 का क्यूब नहीं हो सकता, 5 का क्यूब भी ज्यादा होता है, 3 का भी नहीं हो सकता। बच गए 2 ऑप्शन, इन दोनों में से आंसर होगा, इन दोनों में से आंसर होगा। अब सारे बच्चे चेक करके थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया आप लगा सकते हैं कि इसका आंसर यहाँ पे ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। इसके लिए आपको पॉइंटों में सॉल्व करना चाहिए। एक सेकंड को मैं इसको वर्बली करके देखता हूँ एक बार। 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 का 5 करेंगे 25, 75 आएगा उसमें से। सर को हम क्यूब में लेकर आएंगे, 25 25 का शेयर करेंगे तो कितना आएगा। हाँ, इसको आप कर सकते हैं, ये आपके पास 2.5 आएगा। अप्रोक्सीमेशन में मैंने किया, ये आपके पास इसके आसपास है। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास गिवन है, सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए बेस ऑफ 9 मीटर हाई कॉनिकल टेंट इज 44 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन इट। आपके पास यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक सिलेंडर है, सिलेंडर नहीं सॉरी कोन है, कोन का बेस है, कोन का बेस हमारे पास ये होगा सर्कल। सर्कल का जो हमारे पास यहाँ पे सरकमफ्रेंस है दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू आर दैट इज इक्वल टू 44। क्वेश्चन वालों ने दे रखा है, तो 44 से कट गया तो रेडियस 7 होगा, और रेडियस 7 है तो इसका एयर का आपको वॉल्यूम पूछा जा रहा है। तो वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास यहाँ पे कोन का 1/3 पाई इंटू आर का स्केयर इंटू हाइट। 1/3 पाई आर स्केयर एच इसका वॉल्यूम होता है। 7 से 7 कट गया, ये इससे कट जाएगा 3 बार। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 21 और 2 इसको दोगे 42, 42 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 462, तो 6462 सेंटीमीटर के आसपास आएगा, ये आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपके पास एवरेज से गिवन है, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन ए क्लास ऑफ 43। इफ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द बॉयज इज 25 आर 40 and the average marks obtained by the girl student are 48, then find the number of girls in the class। ठीक है, आप सारे बच्चे ध्यान रखो, अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको सीधा डायरेक्ट करना है तो एवरेज हमारी टोटल क्लास की कितनी है 43, और बॉयज की एवरेज कितनी है यहाँ पे 40, और गर्ल्स की एवरेज कितनी है हमारे पास 48। तो यहाँ पे आपके पास ये बॉयज हैं, ये लड़कियां हैं और पूरी की पूरी क्लास है। अगर मैं एवरेज का डिफरेंस ले लूँ ना और इसको इसके नीचे ऐसे ऐसे लिख दूं, तो हमेशा याद रखना यहाँ पे नंबर की रेशियो बनती है, और बॉयज की यहाँ पे नंबर कितने आ रहे हैं 5, और गिवन कितने आपके पास 25। कब आएगा 5 का मल्टीपल, तो इसको भी 5 का मल्टीपल कर लो, तो लड़कियां कितनी दी होंगी हमारे पास यहाँ पे 15। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर। क्लियर, आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं बट इससे बहुत बड़ा जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको आज का सेशन, ये वाला सेशन अच्छा लगा होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर करें। हम जल्दी आपका अपकमिंग जो एग्जाम आने वाला है उसकी वीडियो भी एनालिसिस यहाँ पे टेरिटोरियल आर्मी के बारे में प्रॉपर करेंगे, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चैनल को ज्वाइन करें, अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर करें और टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।